वर्ग 10 में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को पुनः एक बार मेरे YouTube चैनल में वेलकम है। आज हम लोग इतिहास विषय से यूनिट यहाँ देखेंगे कि 3 में जो लिया गया है, यूनिट 3 में या आपका देखेंगे यहाँ जो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन के बारे में। तो इसी संबंध में आज हम आप लोगों के बीच में कुछ बातों को रखेंगे, अर्थात इस पूरे यूनिट को ही, यूनिट 3 जो है, इस पूरे यूनिट को मैं एक जगह पे संलग्न करने का काम किया हूं, ताकि आपको किसी भी प्रकार की अलग अलग पार्ट्स जो इसके होंगे आपको अलग अलग ढंग से देखने में परेशानियां हो सकती है। इसलिए थोड़ा सा लंबा समय हो लगे, लेकिन आप इसे बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करें। और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि यदि आप इसे थोड़ा सा कंस्टेंट होकर सुनते हैं तो आपको सामाजिक विज्ञान से संबंधित जानकारियां तो हासिल होगी ही, लेकिन इसके साथ साथ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बेहतर अवसर में यह आपको लाभ पहुंचाने का काम कर सकता है। तो इसमें हम देखेंगे अभी कि हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रति, जैसे आपको सबसे पहले हम जिक्र करेंगे व्यापारी कंपनियों का आगमन और फ्रांसीसी प्रभुत्व का क्या, यानी फ्रांसीसी प्रभुत्व किस प्रकार का हुआ व्यापारी कंपनियों का आगमन के साथ। इसके बाद देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध और वियतनाम की जो स्वतंत्रता की बात है कि द्वितीय विश्व युद्ध के साथ वियतनाम की स्वतंत्रता का जो स्थिति रहा यह किस प्रकार का रहा। फिर यहाँ अगले बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे आपसे कि हिंद चीन के प्रति फ्रांसीसियों की नीति किस प्रकार की थी। तो इस पे भी आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे नजर डाला जाएगा। और इसके साथ हम देखेंगे अमेरिकी हस्तक्षेप किस तरह का हुआ। फिर हम लाओस में गृह युद्ध की परिस्थिति को समझेंगे। फिर हम यहाँ कंबोडियाई संकट के दशा को जानेंगे, कंबोडिया में किस प्रकार का संकट की स्थिति हुई थी। इसके बाद हम फिर समझेंगे कि कंबोडियाई संकट के बाद यहाँ वियतनामी गृह युद्ध और अमेरिका का क्या यहाँ रोल रहता है। पुनः यहाँ अमेरिकी सफलता और वियतनाम के एकीकरण के संबंध में आपसे हम यहाँ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे ध्यान आकृष्ट कराएंगे। और फिर इसके बाद हम देखेंगे कंपनी का आगमन, जैसे आप समझ रहे हैं कि कंपनी का आगमन जैसे भारत में आने का यहाँ हिंद चीन में देखेंगे। हिंद चीन में भी कंपनी में सबसे पहले पुर्तगाली प्रवेश करता है, उसके बाद डच आते हैं, उसके बाद इंग्लैंड वाले आते हैं, उसके बाद फ्रांसीस आते हैं। तो इस तरह से क्रमबद्ध ढंग से इनके बारे में भी अध्ययन आपको शॉर्टकट करके यहाँ प्रस्तुत किया जाएगा। फिर यहाँ फ्रांस द्वारा उपनिवेश स्थापित करने की बात है। तो फ्रांस द्वारा उपनिवेश जो स्थापित किया गया था, जैसे आप 1862 में देखेंगे कि कोचीन में और चीन में, फिर 1863 में देखेंगे कंबोडिया में, और 1884 में देखेंगे कि अन्नाम में होता है, और फिर 1905 ईस्वी में लाओस की स्थिति में, यानी लाओस में यहाँ पे फ्रांस के उपनिवेश स्थापित होते हैं। पुनः इसके बाद कोलोना के बारे में हम समझेंगे, कोलोन क्या है। इसके बाद बंधुआ मजदूरी क्या होता है। पुनः हम फ्रांस के औपनिवेशिक योजना के बारे में समझेंगे। फिर हुआ आंदोलन क्या है। इसके बाद रासायनिक हथियार क्या है, एजेंट ऑरेंज किसे कहते हैं, अमेरिकी शर्तों के बारे में देखेंगे, माई ली गांव के बारे में हम यहाँ पे विस्तृत ढंग से आपको बताएंगे। तो ये जितने छोटे छोटे करके प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसमें हम संलिप्त करने का काम किए हुए हैं। तो आप इसे कंस्टेंट होकर निश्चित रूप से सुने। और हाँ, एक बात आप यह भी याद रखें कि आप मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसके पहले की भी जानकारियां हासिल हो सके, इसके बाद की जो जानकारियां मिलती रहेगी इसमें आप अपडेट बने रहेंगे और आपको हर तरह की जानकारियां उपस्थित होते रहेगी। तो यहाँ हिंद चीन के जो राष्ट्रवादी आंदोलन है, इस राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रति यहाँ दक्षिण पूर्व की स्थिति को अगर हम समझते हैं, यानी कि हिंद चीन में जो दक्षिण पूर्व की स्थिति है, यहाँ हिंद चीन और जो हिंद चीन से अभिप्राय अगर कहा जाए तो तत्कालिक समय में जो लगभग आज से 3 लाख, यानी कि इससे करेक्ट डाटा में देखेंगे 2,80,000 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र फैला हुआ है। और वैसे ही फैले हुए प्रायद्वीप के क्षेत्र से यह जो प्रायद्वीप होता है, इस प्रायद्वीप को कहा जाता है, क्योंकि जिसमें आज के वियतनाम की बात करेंगे, जो आज वियतनाम देश के नाम से जाना जाता है। फिर हम लाओस देश की बात करेंगे और कंबोडिया की भी बात करेंगे, क्योंकि आज के परिस्थिति में ये सब देश उपस्थित हैं। ऐसे देशों की बात हम करते हैं। और उनकी जो उत्तरी सीमा, जैसे हम इसके उत्तर की सीमा के बारे में समझते हैं, तो उत्तरी सीमा में जैसे म्यांमार की बात आता है, तो म्यांमार के बारे में समझेंगे। और चीन को, यानी यह म्यांमार को भी छूता है उत्तरी सीमा में, और साथ में किसको, चीन को भी छूता है। तो ऐसी स्थितियों में, और दक्षिण में देखेंगे फिर तो दक्षिण की स्थिति में समझेंगे तो यहाँ चीन सागर होता है। और पश्चिम में देखेंगे तो पश्चिम के दिशा में म्यांमार का क्षेत्र ही पड़ता है। तो इस तरह यहाँ हिंद चीन की स्थिति को जब हम समझेंगे तो आगे इसमें हम देख रहे हैं कि हिंद चीन में
हम प्राचीन काल की स्थिति को समझते हैं तो वहां देखेंगे प्राचीन काल में क्या होता है कि वियतनाम के जो तोकिन जगह है, तो तोकिन और अन्नाम की बात अगर हम समझें तो तोकिन और अन्नाम पे चीन का अपना प्रभुत्व स्थापित पहले से ही बना हुआ था। और साथ में दोनों प्रांत जो थे, ऐसे जो दोनों प्रांत में जैसे तोकिन और अन्नाम का बात हमने यहाँ जिक्र किया, तो तोकिन और अन्नाम जो दोनों प्रांत है कई शताब्दियों तक ऐसे चीन के अगर कहे जाए तो एक कदर राज्य के रूप में समझे जा रहे थे। और साथ ही साथ वस्तुतः अगर कहा जाए कि जब चीन में कोई शक्तिशाली शासक होता था, यानी उस समय जो भी चीन का शक्तिशाली शासक होता था, तब तक इन प्रांतों को अपने ही कब्जे में वह ले लेने का काम करता था। पुनः चीन की अगर देखें कि चीन की केंद्रीय सत्ता के कमजोर पड़ते ही ये क्षेत्र जो थे यहाँ स्वतंत्र हो जाते थे। जैसे ही चीन का यहाँ केंद्रीय सत्ता कमजोर पड़ता था तो ऐसे क्षेत्र निश्चित रूप से कमजोर हो जाते थे। चूंकि चीनी प्रभुत्व जो था, इस प्रभुत्व के बावजूद भी इस क्षेत्र में या इस क्षेत्र के साथ साथ अगर हम समझें तो इसके भाषा के बारे में देखेंगे, इसके लिपि के बारे में देखेंगे और इसका विकास यहाँ पे किया गया था। तो चूंकि यहाँ बौद्ध धर्म के साथ साथ अगर हम समझते हैं कन्फ्यूशियस के दर्शन का भी पूरा प्रभाव उन क्षेत्रों पर देखने के लिए आपको मिलेगा। साथ में अगर आप ऐसे भी देखते हैं कि दूसरी तरफ अगर हम लाओस की बात करते हैं, कंबोडिया की बात करते हैं, तो लाओस और कंबोडिया पर भारतीय संस्कृति का एक अपना अलग तरह का छाप पड़ा हुआ था, एक अलग प्रभाव अपना था। 4वीं शताब्दी ईस्वी के समय में अगर हम इस पर चर्चा करते हैं तो कंबुज राज्य की यहाँ स्थापना की जा चुकी थी। एक राज्य था जिस राज्य का नाम हम देखेंगे तो राज्य का नाम था कंबुज। तो कंबुज जैसे राज्य की स्थापना वहां की जा चुकी थी, जहां अगर कहा जाए कि वैसे राज्य के जो शासक थे वो भारत वंश के ही थे, भारत वंशीय शासक के रूप में जाना जा सकता है। कंबुज भारतीय संस्कृति पर ही एक तरह का अपना प्रभाव स्थापित किया हुआ था। भारतीय संस्कृति ही वहां पे अपने प्रभावित ढंग को पूरा की हुई थी। और 12वीं शताब्दी के राज्य में जब हम देखते हैं कि सूर्य वर्मा द्वितीय जो होते हैं, तो सूर्य वर्मा द्वितीय ने अंकोर मंदिर का भी वहां पे निर्माण करवाने का काम किया था। तो अंकोर वाट का मंदिर का आप नाम जानते हैं कि ऐसे आपके कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछा जाता है कि अंकोर वाट का मंदिर किसने निर्माण करवाया था, तो सूर्य वर्मा द्वितीय ने अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण करवाया था। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी ये कंप्लीट होते हैं। तो इस तरह से, लेकिन अगर कहा जाए कि 16वीं शताब्दी में कंबुज का धीरे धीरे पतन हो गया। जब 16वीं शताब्दी हुआ तो कंबुज का पतन हो गया और मध्यकाल में आंतरिक स्थिति की यहाँ पे कहा जाए कि ऐसी परिस्थिति भी उत्पन्न हो चुकी थी। और इस प्रकार से अगर हम समझें तो इस क्षेत्र में कुछ देशों पर चीन के कुछ और चीन और यहाँ चीन के साथ साथ देखेंगे कुछ पर हिंदुस्तान के अपने सांस्कृतिक प्रभाव मौजूद थे। अर्थात कुछ क्षेत्रों पे हिंदुस्तान का प्रभाव था तो कुछ क्षेत्रों पर चीन का अपना प्रभाव स्थापित था। एक हम पॉइंट के रूप में देख सकते हैं कि एक छोटा सा इसी के खंड में अगर हम देखते हैं कि 3री शताब्दी ईस्वी में सी हुआंग टी, नाम याद रखेंगे, सी हुआंग टी का प्रभुत्व स्थापित था। यह 3री शताब्दी ईस्वी की बात बता रहे हैं, जिसमें सी हुआंग टी का प्रभाव जब स्थापित था तो उसके बाद वहां हान वंश का राजा एक हुए, जिस राजा का नाम था बू ती। नाम याद रखेंगे कि उस राजा का नाम था बू ती। तो बूती ने पुनः इस क्षेत्र पर अपना कब्जा स्थापित कर लिया। बूती ने इस क्षेत्र पर कब्जा स्थापित कर लिया। और जैसे ही फिर हम देखेंगे कि 15वीं शताब्दी में मिनी वंशी यानी कि सम्राट वहां पे जो थे वो उन्होंने यूंगली के ऊपर अधिकार कर लिया था। और 19वीं शताब्दी में फिर देखेंगे कि यह क्षेत्र जो था इस पर मंचू शासक के अधीन यह क्षेत्र आ चुका था। यह नोट में आपने देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ कि द्वितीय विश्व युद्ध जो होता है, इसके पहले अगर हम देखते हैं कि व्यापारिक कंपनियों का आगमन और फ्रांसीसी प्रभुत्व किस प्रकार का होता है, तो व्यापारिक कंपनियों का आगमन के साथ फ्रांसीसियों का प्रभाव कैसे यहाँ हिंद चीन में अपने प्रभाव को उन लोगों ने स्थापित करने का काम करते हैं। तो 1498 ईस्वी का डेट आपको याद होगा, जो 8वीं वर्ग में भी पढ़े हैं, कि 1498 ईस्वी में जब वास्को डी गामा भारत में पहुंचा हुआ था। जैसे 1498 में वास्को डी गामा कालीकट के बंदरगाह पे पहुंचा हुआ था, वहां के राजा जमोरिन थे और जमोरिन के दरबार में ही वो पहुंचा हुआ था। तो इस तरह से आप 8वीं वर्ग में भी इसको अध्ययन कर चुके हैं। तो भारत से जो जोड़ने की चाह में वह समुद्री मार्ग को ढूंढ निकालने का काम यहाँ वास्को डी गामा ने किया था।
और पुर्तगाली ही पहले अगर व्यापारी के रूप में जाना जाए तो सबसे पहले अगर व्यापारी कहा जाए तो पुर्तगाली ही प्रथम व्यापारी थे जो भारत में प्रवेश किए थे। वो भी आपके कालीकट में आए हुए थे, जो भारत के साथ साथ दक्षिण पूर्वी अगर हम कहें कि एशियाई देशों से भी वे जुड़े हुए थे, क्योंकि जब भारत में आए तो दक्षिण पूर्वी जो एशियाई देश थे, दक्षिण के क्षेत्र में और पूरब के क्षेत्र में, तो जो एशियाई देश थे ऐसे देशों से वो जुड़े हुए थे। और 1510 ईस्वी में यह स्थिति होता है कि 1510 में मलक्का को भी वे अपने व्यापारिक केंद्र के रूप में बना देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और 1510 में जब व्यापारिक केंद्र बना लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि चीन, हिंद चीनी के साथ साथ व्यापार का कार्य इन लोगों का बीच में शुरू हो जाता है। और उसके बाद स्पेन की बात देखेंगे, डच की बात देखेंगे, जो मैंने यहाँ पे जिक्र किया हुआ था कि पुर्तगाली आए, डच आए, इंग्लैंड आए, फ्रांस आए। तो ऐसे स्थिति में हम यहाँ देखेंगे कि उसके बाद जैसे हम देखेंगे पुर्तगाली के बाद स्पेन हुए, डच हुए, इंग्लैंड और फ्रांसिस का आगमन भारत में या चीन में निश्चित हुआ। अर्थात ये लोग भारत हिंद चीन में पहुंचे। ऐसे कंपनियों पर, फ्रांसीसियों को अगर छोड़कर कहा जाए कि किसी ने इन भूभाग पर अपना राजनीतिक प्रभुत्व कायम करने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि फ्रांसीसियों ने ऐसे इस पे अपना राजनीतिक प्रभाव स्थापित करने का प्रयास फ्रांसीसियों ने किया। लेकिन फ्रांस शुरू से ही इसी दिशा में प्रयासरत था। वह चाह रहा था कि इस पर राजनीतिक प्रभाव मेरा स्थापित हो जाए। और 17वीं शताब्दी के समय में जब देखा जाता है कि 17वीं शताब्दी के समय में बहुत से फ्रांसीसी व्यापारी पादरी जो थे, फ्रांसीसी व्यापारी पादरी हम इसको कह सकते हैं, जो लोग हिंद चीन में पहुंचने का काम किए थे। ठीक है, इसके साथ 1747 के समय को देखेंगे कि 1747 के बाद की स्थिति जो होता है, फ्रांस अनाम में यहां रुचि लेने का काम करने लगा। जो अनाम प्रांत था उस पर वो रुचि लेने लगा। और 1787 ईस्वी के समय में कोचिन चीन के जो शासक थे उनके साथ में उन्होंने क्या किया कि एक संधि करने का मौका हासिल कर लिए। और जैसे ही संधि करने का मौका मिल गया, लेकिन स्थिति ऐसे बनता है कि तब तक फ्रांसीसी अपनी ताकत का प्रभुत्व जो था वे पूरी तरह से जमाने का काम नहीं कर पाए थे। उनका ताकत अभी पूरी तरह से जमा नहीं था भारत में या चीन में। और 19वीं शताब्दी में अनाम जो था, अनाम में जैसे हम यहाँ कोचिन चीन में फ्रांसीसी पादरी जो थे, यहाँ फ्रांसीसी पादरियों की बढ़ती जो गतिविधियां थी, यानी गतिविधियां इनकी बढ़ती जा रही थी, तो गतिविधियों के विरुद्ध में एक तरह के उग्र आंदोलन होने का काम हो रहा था। और ऐसे उग्र आंदोलन होने का काम हो रहा था। फिर भी अगर हम देखते हैं कि 1862 ईस्वी में अनाम का स्थिति ये होता है कि अनाम को सैन्य बल पर संधि करने के लिए भी बाध्य करने का काम किया जाता है। 1862 में अनाम पे सैन्य बलों की संधि करने के लिए विवाद जब होता है तो उसके अगले वर्ष कंबोडिया भी क्या होता है कि संरक्षण ले लेने में भी अपनी भूमिका निभाता है। और 1783 ईस्वी में परिस्थिति ऐसे बनती है कि 1783 में जो तोकिन होता है, तोकिन में फ्रांसीसी सेना का प्रवेश यहां शुरू हो जाता है। और जैसे तोकिन में फ्रांसीसी सेना का प्रवेश होता है तो इसी तरह से 20वीं शताब्दी में यह बात स्पष्ट हो जाता है कि 20वीं शताब्दी के शुरुआत में ही या शुरू के समय में ही संपूर्ण हिंद चीन पर फ्रांस का अधीनता स्वतः हो जाता है। अब हम यहाँ फ्रांस द्वारा उपनिवेश स्थापना के उद्देश्य को जो समझेंगे, तो फ्रांस द्वारा उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो फ्रांस द्वारा उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य जो था, जैसे मैंने यहाँ पे एक जिक्र किया हुआ था बात को कि यहाँ 1862 में कोचिन और चीन में हुआ, 1863 में आपको कंबोडिया में देखने के लिए मिला, 1884 में अन्नाम में होता है और 1905 ईस्वी में लाओस में होता है। तो ये सब महत्वपूर्ण जो आपके समय अवधि है और स्थान है, इस जगह पे होता है। तो जिसमें हम देखते हैं कि फ्रांस जो होता है, फ्रांस द्वारा हिंद चीन को अपना उपनिवेश बनाने का जो प्रारंभिक उद्देश्य होता है वह डच के साथ और कहा जाए कि ब्रिटिश कंपनियों के व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का सामना यहां करने की स्थिति आती है। ऐसे नौबत में आने पड़ जाते हैं। और भारत में फ्रांसीसी यहां पे बिल्कुल कमजोर जब दिखते हैं तो चीन में उनकी व्यापारिक प्रतिद्वंदिता जो होती है मुख्य रूप से या एक तरह से इंग्लैंड से ही स्थिति उत्पन्न होता था। इस तरह सुरक्षात्मक आधार पर अगर कहा जाए कि सुरक्षात्मक आधार पर उन्हें हिंद चीन में यह उचित लगने लगता है जहां वे खड़े होकर वे दोनों तरफ की स्थितियों को अपने काबू में रखने के प्रयास में लगे रहते हैं। पुनः यहां देखते हैं कि यहां दूसरी स्थितियों में कि औद्योगिकरण के लिए कच्चे माल की जो आपूर्ति होती थी
या आपूर्ति उपनिवेशों के माध्यम से ही होती थी। और इस तरह से उनकी उत्पादित वस्तुएं जो होती थी, उत्पादित वस्तुओं के लिए बाजार का उपलब्ध होना भी जरूरी होता था, क्योंकि जो भी उत्पादित वस्तुएं होगी उसके लिए तो बाजार होना जरूरी होगा, तो बाजार का होना जरूरी होता था। तीसरी बातों को अगर हम समझते हैं तो यहाँ पिछड़े जो समाज थे, तो पिछड़े समाज को सभ्य बनाना और विकसित यूरोपीय जो यहाँ यूरोपीय राज्यों को एक तरह का स्वघोषित दायित्व भी बना हुआ था। वे चाह रहे थे कि यहाँ जो पिछड़े हुए लोग हैं, ऐसे लोगों को सभ्य बनाने का दायित्व भी वे अपने ऊपर भी समझने का काम करते थे। फिर यहाँ फ्रांसीसियों के साथ, फ्रांसीसियों ने प्रारंभिक जो शोषण की स्थिति में देखते हैं अपने आप को कि ऐसे शोषण स्थिति में व्यापारिक नगरों और बंदरगाहों से उन लोगों ने शोषण करने का कार्य शुरू कर दिया। और जैसे शोषण करने का कार्य शुरू किया, उसके बाद उन्होंने भीतरी जो ग्रामीण क्षेत्र थे, ग्रामीण इलाके थे, ऐसे इलाकों में जो ग्रामीण बस्ती था, वैसे बस्ती में किसानों का वो लोग भरपूर शोषण करना शुरू कर दिए। जितना शोषण करना चाहिए उससे कहीं ज्यादा शोषण करना वो लोग शुरू कर दिए। लेकिन फिर यहाँ पे जो जीवन का आधार होता है, वो आधार जैसे लाल घाटी थी, जबकि कंबोडिया का मेकांग नदी की स्थिति को समझेंगे कि कंबोडिया में एक मेकांग नदी हुआ करता था, तो उस मेकांग नदी का मैदानी क्षेत्र जो था, इस मैदानी क्षेत्र और यहाँ कोचिन चीन की जो दशा को देखेंगे, इसमें मेकांग का डेल्टा क्षेत्र भी आता था। और ऐसे डेल्टा क्षेत्र में चीन से जो सटे हुए यहाँ राज्यों में खनिज संसाधन के रूप में कोयले का उत्पादन होता था, टीन का उत्पादन होता था, जस्ते का उत्पादन होता था, टंगस्टन का उत्पादन होता था, क्रोमियम का उत्पादन होता था, आदि ऐसे सामान वहां पे प्राप्त होते थे, प्रचुर मात्रा में मिलते थे। तो पहाड़ी इलाकों में भी यहाँ पे देखेंगे कि रबर की खेती भी भरपूर मात्रा में होती थी, और मैदानी क्षेत्र में सबसे ज्यादा धान की खेती होती थी। तो सबसे पहले यहाँ चीन ने क्या, यहाँ फ्रांसीसियों ने क्या किया कि फ्रांसीसियों ने शोषण के साथ साथ कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए नहरों का जल और निकासी का सबसे सुंदर और समुचित ढंग का उन लोगों ने प्रबंध करना शुरू किया कि सही ढंग का प्रबंध हो। और इस तरह से जो दलदली भूमि था, वहां जंगल आदि के जो क्षेत्र थे, दलदली भूमि के साथ जंगल आदि का जो क्षेत्र था, ऐसे कृषि क्षेत्र को यहाँ बढ़ावा दिया जाने का काम शुरू कर दिया गया। पुनः इन प्रयासों का ही एक फल हम देख सकते हैं कि यह फ्रांसीसियों का प्रयास ही था, जिसका फल अगर हम पाएंगे तो 1931 ईस्वी की स्थिति को समझेंगे कि 1931 ईस्वी तक वियतनाम विश्व का सबसे, अगर कहा जाए तो विश्व का तीसरा बड़ा चावल निर्यातक देश के रूप में वो जाना गया, क्योंकि 1931 में जो तुलना किया गया था तो वियतनाम को विश्व का तीसरा चावल उत्पादक देश के रूप में समझा गया था। फिर यहाँ रबर बागानों में देखेंगे, फार्मों में देखेंगे और खानों में देखेंगे, इसमें मजदूरों से एक तरफा अनुबंध व्यवस्था पर ही काम लेने का काम उन लोगों के माध्यम से किया जाता था। इसके साथ जमींदार जो होते थे, यानी जमींदारी अपने विकृत रूप में बिल्कुल आ चुकी थी। और चूंकि अगर हम ऐसे कहते हैं कि इसी दौरान पूरे उत्तर से दक्षिण की स्थिति को समझेंगे कि पूरे उत्तर से लेकर दक्षिण की स्थिति तक, तो हिंद चीन तक जो था यह संरचनात्मक विकास तीव्र गति से यह बढ़ते हुए आगे बढ़ते जा रहा था। और विशाल अगर रेल नेटवर्क की बात करते हैं तो रेल नेटवर्क और सड़क का जाल सा उन लोगों ने बिछाने का काम कर दिया। रेल का भी नेटवर्किंग अच्छा कर दिया, सड़क को जाल जैसा बिछा दिया। परंतु अगर कहा जाए कि किसानों और मजदूरों के जीवन स्तर की बात, तो यह दिन प्रतिदिन और गिरते ही जा रहा था, क्योंकि यहाँ उन लोगों को व्यापारिक लाभ कमाना था। यहाँ मजदूरों और किसानों का तो बात सोचना नहीं था। तो इन लोगों का दशा दिन पर दिन बिगड़ते जा रहा था, क्योंकि सारी जो व्यवस्था थी यह एक तरह से कहा जाए तो शोषण मूलक ही व्यवस्था मानी जा सकती है, क्योंकि ऐसी व्यवस्थाओं को शोषण मूलक व्यवस्था के अलावा दूसरा कुछ नहीं कहा जा सकता है। चूंकि यह भी बात कहा जा सकता है कि शिक्षा का एक प्रश्न आता है बीच में, कि शिक्षा का प्रश्न अब तक के जो परंपरागत जो स्थानीय भाषा था, अथवा अगर चीनी भाषा में शिक्षा जो लोग प्राप्त कर रहे थे, और फ्रांसीसी भाषा में उनको शिक्षा देने का काम किया जाने लगा। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे थे, क्षेत्र में बसने वाले जो फ्रांसीसी लोग थे, फ्रांसीसियों को शिक्षा के प्रसार के सकारात्मक प्रभावों का एक डर बना हुआ था। अतः जो आम लोग थे, आम नागरिक थे, उनको शिक्षा से दूर रखने का भी प्रयास किया जाने लगा कि ऐसे लोगों को शिक्षा से भी दूर रखा जाए। इसके लिए स्कूल के जो अंतिम साल की परीक्षा में जैसे मुख्य रूप से आप देखेंगे कि अधिकतर जो स्थानीय बच्चे थे, ऐसे बच्चों को फेल करने का काम किया जाता था, फेल करा दिया जाता था। और स्थानीय जनता और कॉलोनी में जो
कॉलोनों में रहते थे, कॉलोनों की सामाजिक स्थिति में एक तरह से समान जीवन स्तर नहीं था, अर्थात असमानता की स्थिति वहां पे बनी हुई थी। और 1920 ईस्वी के दशक में देखेंगे कि ऐसे 1920 ईस्वी के आते आते जो भी छात्र छात्रा थे राजनीतिक पार्टियां वे बनाने के लिए उत्सुक होने लगे। और ऐसे जब छात्र छात्रा राजनीतिक पार्टी बनाने लगे तो हुनोई विश्वविद्यालय को बंद करने की स्थिति आ गई, जिसमें फ्रांसीसी शोषण का एक प्रकाष्ठा जो था, यह प्रकाष्ठा सबके सामने व्यापक प्रचार किया जाने लगा कि फ्रांसीसियों की व्यापकता जो है यानी भ्रष्टाचार से फैला हुआ है। तो इस तरह यहाँ छात्र छात्राओं के माध्यम से इसे फैलाने का काम किया गया और हुनोई विश्वविद्यालय को बंद करने की स्थिति आ गई। अब हम देखेंगे यहाँ कुछ पॉइंट के रूप में कि जैसे पॉइंट के रूप में आपको यहाँ पे कोलोन तो देख लिए कि कोलोन की क्या स्थिति है। बंधुआ मजदूर की अगर मजदूरी की बात समझते हैं तो बंधुआ मजदूरी का मतलब होता है कि बंधुआ मजदूरी क्या होता है, इसके बारे में आप समझेंगे। बंधुआ मजदूरी क्या होता है, तो बंधुआ मजदूरी का मतलब होता है उस समय के दौरान अगर हम इसको समझते हैं तो एक तरफा अनुबंध व्यवस्था के आधार पर जो एक तरफा अनुबंध व्यवस्था की एक तरह की बंधुआ मजदूरी वहां पे उपलब्ध किया गया था। वहां मजदूरों का कोई अधिकार नहीं दिया गया था, काम का कोई घंटा नहीं दिया गया था कि कितने घंटे तक काम करना है, जबकि मालिक को एक तरह से असीमित अधिकार दिए गए थे कि मालिक जैसे जो चाहेंगे वैसे कर सकते हैं, लेकिन मजदूरों को ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया गया था। पुनः अगर हम समझते हैं कि यहां एक और हम बिंदुओं के रूप में विचार करते हैं कि हिंद चीन में जो बसने वाले लोग होते थे उसे फ्रांसीसी कोलोन कहा जाता था। जैसे कोलोन के बारे में मैंने बताया कि कोलोन क्या होता है, तो जो भी हिंद चीन में बसने वाले लोग होते थे तो हिंद चीन में बसने वाले लोगों को फ्रांसीसी कोलोन के नाम से, यानी ये कोलोन के साथ साथ आप यहाँ इसको फ्रांसीसी कोलोन भी कह सकते हैं। तो ऐसे लोगों को यहाँ फ्रांसीसी कोलोन के नाम से जाना जाता था कि वैसे लोग जो हिंद चीन के क्षेत्र में निवास करते थे, बसने का काम करते थे। फिर यहाँ अगर हम यहाँ अगले बिंदुओं पर विचार करते हैं कि हिंद चीन की अगर राष्ट्रीयता के विकास की बात करते हैं तो हिंद चीन की राष्ट्रीयता के विकास में अगर हम समझेंगे कि इसके राष्ट्रीयता का विकास किस प्रकार से होता है, तो इसमें हिंद चीन में जो फ्रांसीसी उपनिवेशवाद है, ऐसे उपनिवेशवाद को समय समय पर विद्रोह का सामना तो करना ही पड़ता है। विद्रोह की स्थिति उत्पन्न वो लोग जब करेंगे तो सामना तो करना पड़ेगा ही, और दिन से ही माने अगर कहा जाए तो सामना तो प्रारंभिक समय से ही इन लोगों को करने की स्थिति आ गई थी, क्योंकि शुरू से ही इन लोगों ने अपने वर्चस्व को दिखाने का प्रयास किया था, अपने वास्तविक दशा को इन लोगों ने समझा दिया था भारतीयों चाहे चीन वासियों को। लेकिन अगर कहा जाए कि 20वीं शताब्दी के शुरू होते होते जो स्थिति था यह सामने और लोगों के बीच में मुखर होने लगा, लोग पूरे तरह से विद्रोह में आने लगे और अब स्थिति ऐसे हो गया कि अब छोटे से छोटे मामले में भी लोग जो थे अपना असंतोष प्रकट करने का काम करना शुरू कर दिए। और इसके साथ उसी अगर परिप्रेक्ष्य में अगर हम समझते हैं इस बात को कि उसी परिप्रेक्ष्य में 1903 ईस्वी में फान बोई चाओ, नाम याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव का प्रश्न है, फान बोई चानू ने दुई तान होई नामक एक क्रांतिकारी संगठन बनाने का काम किया। यानी वो अमुक व्यक्ति का नाम था फान बोई चाओ, और जो संगठन बनाया गया था दुई तान होई नाम का एक संगठन बनाने का काम किया गया था, और जिसके नेता के रूप में कहा जाता है कि कुआंग दे उसके नेता थे, कुआंग दे इसके नेता थे। और फान बोई चाऊ ने द सिटी ऑफ द लास्ट ऑफ वियतनाम लिखकर एक तरह से हलचल पैदा करने का काम कर दिया था। पुनः आप 1905 ईस्वी की स्थिति को समझेंगे, जिसमें जापान द्वारा रूस को हराया जाना, फिर यहाँ हिंद चीनियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत का बन जाना, और साथ ही साथ अगर रूस और मॉन्टेस्क्यू जैसे फ्रांसीसी विचारकों के द्वारा अगर देखा जाता है कि उन्हें उद्धृत कर रहे थे, जो इसी को गणतंत्रवादी बनाने का प्रयास भी किया जाने का काम यहाँ होने लगा। इसके साथ जापान में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो छात्र गए हुए थे, इसी तरह के विचारों के वे समर्थक भी बन चुके थे, और संन्यास सेन के नेतृत्व में चीन में सत्ता परिवर्तन ने इन्हें क्या किया कि और ज्यादा बढ़ावा देने का काम किया, ज्यादा बढ़ावा मिला। इन्हीं छात्रों ने वियतनाम कुआन फुक होई यानी कि वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन, जिसको हम कह सकते हैं वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन, यानी वियतनाम मुक्ति संगठन की स्थापना करने का काम किया गया। चूंकि हिंद चीन
के जो प्रारंभिक स्थिति था, ऐसे प्रारंभिक स्थितियों के साथ साथ राष्ट्रवाद का विकास, कोचिन चीन का विकास, यहाँ अन्नाम का विकास तोकिंग जैसे शहरों तक ही सीमित था। यानी उस समय तक ऐसे ही शहरों तक सीमित था। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो इन्हीं प्रदेशों के हजारों लोगों की सेना में भर्ती करने का जब काम किया गया तो हजारों मजदूर को यहाँ बेकार के लिए फ्रांस में ले जाने का काम भी किया गया। और जब हजारों मजदूर बेकार में फ्रांस में गए, यहाँ के सैनिक को जो युद्ध की प्रथम पंक्ति था उस प्रथम पंक्ति में रखे जाने का काम किया जाने लगा। क्योंकि प्रथम पंक्ति में जो सैनिक जाएंगे उन्हें तो मरना निश्चित है, मरना और मरना दोनों निश्चित है। क्योंकि मारे जाने वाले में इनकी संख्या सबसे ज्यादा होती थी, जो मरने वाले सैनिक होते थे सबसे ज्यादा इनकी संख्या होती थी। और जो वियतनामी राष्ट्रवादी दल था, यहाँ ऐसे वियतनामी राष्ट्रवादी दल नामक संगठन बनाने का काम किया गया था, जिसका पहला अधिवेशन जो था यह कैटन में यह अधिवेशन हुआ था। क्योंकि सशंकित फ्रांसीसी जो थे, फ्रांसीसी सरकार ने इसे कुचल डालने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। दूसरी तरफ अगर देखा जाए जनता की हालात जो थी वह निरंतर दिन प्रतिदिन अगर कहा जाए तो वो और दयनीय से दयनीय होती जा रही थी। चीन की हिंद चीन में कृषि उत्पाद की जो स्थिति था, व्यापार और मत्स्य व्यापार पर नियंत्रण भी स्थापित कर लिया गया था। फिर भी अगर देखा जाए तो ऐसे जो मुख्य राजनीति से ये अलग भी रहते थे। इसी कारण से जनता ने उन्हें क्रुद्ध होकर 1919 ईस्वी में चीनी बहिष्कार आंदोलन का सूत्रपात भी करने का काम किया। हिंद चीन फ्रांसीसी प्रभुत्व की स्थापना के साथ साथ यहाँ शासन व्यवस्था पर भी अपना ध्यान आकृष्ट करने का काम किया। क्योंकि कोचिन चीन ही सीधे अगर फ्रांसीसी प्रशासन में था, जबकि अन्य 4 प्रांत जो थे, तोकिन है, अन्नामी है, कंबोडिया है और लाओस है, जिसका बार बार मैं नाम ले रहा हूं, में पुरातन राजवंश ही कायम रखा गया। और साथ ही उनके लिए रेजिमेंटों की नियुक्ति भी होती थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यह स्थिति होने लगा कि ऐसे प्रशासन के जो कुछ उदार यहाँ नीतियां थी, यह उदार नीतियों को अपनाने का काम किया गया। कोचिन चीन के लिए एक विशेष प्रकार का कहा जाए तो कोचिन चीन के लिए एक विशेष प्रकार की प्रतिनिधि सभा का गठन किया गया। और ऐसे प्रतिनिधि सभा का गठन किया गया और उसके जो सदस्य थे, ऐसे सदस्यों के निर्वाचन की जो व्यवस्था थी वह व्यवस्था भी यहाँ पे करने का काम किया गया। साथ ही अगर यह देखा जाए कि असैन्य प्रशासन में जो असैन्य प्रशासन था, स्थानीय लोगों को महत्व भी यहाँ पे दिया जाना शुरू कर दिया गया। कुछ हद तक अगर हम समझते हैं इस बात को कि राजघराने जो हुआ करते थे, राजघरानों में भी अपने प्रशासन जो थी, ऐसे प्रशासन में सुधार का प्रयास भी किया जाता था। लेकिन इन नाम मात्र के सुधारों से जनता बिल्कुल असंतुष्ट भी नहीं हो सकती थी। और इन्हीं परिस्थितियों में 1917 ईस्वी में न्यूगन आई कोक, जिसे हम होची मिन नामक एक वियतनामी छात्र ने पेरिस में ही साम्यवादियों का एक गुट बनाने का भी काम किया। बाद में होची मिन जो थे, यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो मास्को चले गए। और वहाँ साम्यवाद, जब मास्को चले गए तो वहाँ साम्यवाद के विचारों से वे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। और प्रभावित होकर 1925 ईस्वी में उन्होंने वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन भी कर दिया। जैसे वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया गया तो साथ ही कार्यकर्ता जो थे, कार्यकर्ताओं ने भी सैनिक प्रशिक्षण की भी एक तरह से जो व्यवस्था थी वो व्यवस्था को उन लोगों ने उपस्थित कर लिया। और अंततः यह स्थिति आता है कि 1930 ईस्वी में वियतनाम में बिखरे हुए जो राष्ट्रवादी गुट होता है, यानी ऐसे राष्ट्रवादी गुटों को एक गुट में या एकजुट करने के साथ साथ जो राष्ट्रवादी गुट की जो स्थापना की बात है उसे पूर्ण रूप से उग्र विचारों पर ही चलाने के लिए पार्टी का निर्माण किया जाता है। और 1930 ईस्वी के दशक में होता है कि विश्वव्यापी एक जब मंदी होता है, तो वैसे विश्वव्यापी मंदी के समय में राष्ट्रवाद के विकास का भी योगदान यहाँ पे इस विकास में, जैसे चावल की स्थिति को समझेंगे, रबर की स्थिति को समझेंगे, इस सभी जो माल तैयार किए जा रहे थे हमारे देश में, जो अन्न तैयार किए जा रहे थे, उसका दाम जब निम्न स्थिति में आ गया, दाम उसका जब गिर गया, तो हिंद चीन में बेरोजगारी भी दिन पर दिन बढ़ते चली जा रही थी। और इस स्थिति से परेशान हुए किसान जो भी थे हिंद चीन के, उन लोगों ने साम्यवाद को ही अपनाने का काम करना शुरू कर दिए थे। उनके अंदर जो राष्ट्रवादी आंदोलन था या राष्ट्रवादी भावनाएं जोर पकड़ने लगी, और राष्ट्रवादी भावनाएं जब जोर पकड़ने लगी तो राष्ट्रवादी आंदोलन भी अपने
चरमोत्कर्ष पर पहुंचना शुरू कर दिया। साथ में दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं इसको कि फ्रांसीसी सरकार का दमन चक्र जो होता है यह बहुत ज्यादा तीव्र परिस्थिति में आ जाता है, और आगे अगर देखा जाए तो तीव्र के साथ साथ उनका जो दमन चक्र होता है क्रूरता के साथ भी जुड़ जाता है, क्योंकि वो काफी क्रूर अवस्था में आ जाते हैं। और विद्रोही जनता जो है, विद्रोही जनता पर एक तरह से निर्मम ढंग से गोलियां बरसाने का भी फ्रांसीसियों के द्वारा कार्य किया जाता है कि जो भी विद्रोह कर रही जनता है उस पर निर्ममता के साथ, यानी कि बिना किसी मोह माया के साथ उन लोगों पर बर्बरता से गोलियां बरसाई जा रही थी। इससे भी बढ़कर अगर कहा जाए कि हवाई जहाजों में भी हवाई जहाजों के माध्यम से बमबारी करने का काम किया जा रहा था। इस दमन चक्र में हजारों लोगों की जानें जा चुकी थी। आंदोलन जो था यह दब तो जरूर गया। आंदोलन को यहाँ फ्रांसीसियों ने कहा जाए कि बम और गोलों के माध्यम से या गोलियों के माध्यम से दबा तो जरूर दिया, लेकिन अगर कहा जाए कि यह सोए हुए ज्वालामुखी के समान ही था। जैसे आप देखते हैं कि ज्वालामुखी 3 तरह के होते हैं, उसमें आपके सुसुप्त ज्वालामुखी जो होता है यानी वो सोया हुआ अवस्था में तो है, लेकिन कब जग जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है, तो वही स्थिति हो जाता है। तो साथ ही अंदर या सभी के अंदर यह खून जैसा खोल रहा था, जैसे कि भूमिगत आंदोलन की शुरुआत होने की स्थिति में थी। तो इस भूमिगत आंदोलन के लिए इन लोगों के मन में यह खून खोल रहा था। तो इसमें एक अलग बिंदुओं के हिसाब से हम देखते हैं कि ये बिंदु के रूप में समझेंगे कि जोगुयेन जो है, जोगुयेन आई ने अनामी दल की स्थापना करने का काम किया। जैसे यहाँ पे है, यह नहीं नोट किया गया अनामी दल की स्थापना किसने किया, तो यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो महत्वपूर्ण है। तो जोगुयेन आई ने अनामी दल की स्थापना किया था। यह पार्टी जो थी पूर्ण रूप से मॉस्को के जो कैंटन से प्रभावित हुई थी और आतंकी विचारधारा वाली पार्टी के रूप में इसे कहा जा सकता है कि यह विचारधारा इसके अंदर जो थी वो आतंकी विचारधारा इसके अंदर मौजूद थी। फिर हम यहाँ अगले बिंदुओं पर विचार करते हैं कि अगले बिंदु में जैसे देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध और वियतनामी स्वतंत्रता की क्या स्थिति होती है, कि द्वितीय विश्व युद्ध में वियतनाम की स्वतंत्रता की किस प्रकार का यहाँ पे रूपरेखा तैयार होता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थितियां जो होती है, यह परिस्थितियां ऐसे होती है कि वियतनामी को एक निर्णायक रास्ता प्रदान करने का काम करता है, कि वियतनाम के जो लोग हैं उन लोगों को द्वितीय विश्व युद्ध एक ऐसा रास्ता तैयार कर देती है जिससे हम कह सकते हैं कि जून 1940 ईस्वी में फ्रांस जो है यहाँ जर्मनी से जब हार जाता है, तो फ्रांस जब जर्मनी से हार जाता है और फ्रांस में जर्मनी है यानी जर्मन समर्थित सत्ता कायम हो जाती है, तो एक संधि के तहत यहाँ जापान जो है हिंद चीन में फौज भेजने का जब उसे मौका मिलता है, तो जैसे ही मौका मिलता है इसका फायदा उठाते हुए जापान यहाँ पहले तोकिन जो जगह है इस तोकिन पर, फिर उसके बाद अनाम जो जगह है उस अनाम जगह पर, और अंत में पूरे हिंद चीन पर अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने का काम करता है। यह हिंद चीन में एक तरह से कहा जाए तो दैत्य शासन की व्यवस्था होती थी, जिससे सत्ता जो था यहाँ जापानियों के हाथों में थी, और जो प्रशासनिक मुखौटा था वो फ्रांसीसियों के हाथों में था। यानी दिखाने के लिए फ्रांसीसी उस पर काम कर रहे थे, लेकिन वास्तविक सत्ता जो थी वह जापानियों के हाथों में आ चुकी थी। इसके फलस्वरूप यदि हम यह बात समझते हैं कि वियतनाम के गुप्त क्रांतिकारियां हुई थी, ऐसे क्रांतिकारियों को यह एक तरह का अवसर प्राप्त हो गया, वे जापानियों और फ्रांसीसियों के साथ साथ दोनों के विरुद्ध कार्रवाई करने की स्थिति में आ गए। पुनः फ्रांस दमन के बावजूद भी अगर हम देखते हैं इसे, तो फ्रांस दमन के बावजूद भी साम्यवादी दल यहाँ बचे हुए स्थिति में रहता था और बचे हुए स्थिति में ही था, क्योंकि स्वाभाविक झुकाव भी इस तरफ बढ़ ही रहा था। हो ची मिन्ह के नेतृत्व में देश भर में पूरे अगर कहा जाए कि कार्यकर्ताओं ने वियत मिन्ह यानी कि वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना भी कर डाला था, और वियत मिन्ह के नाम से अर्थात जब स्थापना हुआ था जिसमें पीड़ित किसान थे, आतंकित व्यापारी थे, फिर बुद्धिजीवी थे, सभी को शामिल करके छापामार युद्ध की स्थिति में उत्पन्न कर दिया गया कि छापामार युद्ध का अवलंबन किया जाए। तो इस तरह से द्वितीय विश्व युद्ध के समय में अगर हम इस बात को पूर्णतः समझते हैं कि पर्ल हार्बर पर जापान के आक्रमण जो होते हैं, आक्रमण के साथ ही अमेरिकी युद्ध में भी अमेरिका जैसे ही युद्ध में शामिल होता है, तो 1944 ईस्वी में फ्रांस की स्थिति यानी कि जर्मनी में के आधिपत्य के साथ साथ वह जैसे जर्मनी का आधिपत्य होता है तो वहां पे वह निकल जाता है, और जापान पर अमेरिका अपना परमाणु आक्रमण के साथ साथ जैसे
पोटसडम की घोषणा के तहत जापान ने जब आत्मसमर्पण वहां कर देता है, तो ऐसे स्थिति में जापान की सेनाएं जो है वियतनाम से निकलने की स्थिति में आ जाती है और धीरे धीरे वो निकलने लगती है। और फ्रांस के पास इतनी भी शक्ति नहीं है, और ताकि फ्रांस के पास अपनी उस तरह की शक्ति भी नहीं बच पाती है कि खुद को पुनः हिंद चीन में स्थापित रखने का वो काम कर सके। और इसका लाभ उठाते हुए वियतनाम के राष्ट्रवादी जो हैं, यानी वियतनाम के जो भी राष्ट्रवादी हैं, वियत मिन के नेतृत्व में लोकतंत्रीय गणराज्य स्थापित करने के लिए वो लोग उत्सुक हो जाते हैं। और 2 सितंबर 1945 ईस्वी को जैसे ही यहाँ कहा जाता है कि वियतनाम की स्वतंत्रता की घोषणा भी कर दी जाती है, अर्थात आप इस प्रश्न को याद रखेंगे कि वियतनाम की स्वतंत्रता कब हुई थी, तो 2 सितंबर 1945 ईस्वी को वियतनाम की स्वतंत्रता मिल जाती है। इस सरकार को प्रधान जो होता है वह हो ची मिन को प्रधान बनाया जाता है। तो इस तरह आप याद रखेंगे कि यहाँ जो हिंद चीन के सबसे पहले यहाँ सरकार के प्रधान कौन हुए थे, तो यहाँ हो ची मिन हुए थे। और हिंद चीन की स्वतंत्रता कब मिल जाती है, तो 2 सितंबर 1945 ईस्वी को मिल जाती है, वियत मिन के नेतृत्व में, वियतनाम पार्टी के नेतृत्व में। तो इस तरह से चूंकि अगर हम कहें तो हिंद चीन अनेक राज्यों में बटा हुआ था, और जापानी सेनाएं जो थी हिंद चीन से जैसे ही निकल रही थी, कंबोडिया हुआ, लाओस हुआ, अन्नाम हुआ, में पुनः प्राचीन राजवंशों की प्रतिष्ठा फिर से मिल गई। जो प्राचीन राजवंश थे उन लोगों की प्रतिष्ठा फिर से जग गई, और इस क्रम में अन्नाम का शासक बाओदाई को बनाया गया। लेकिन इन शासकों का साम्यवादी राष्ट्रवादियों के समक्ष में टिकना बिल्कुल मुश्किल था। अतः बाओदाई जो थे, वहां बाओदाई के बारे में अगर कहा जाए तो उन्होंने 25 सितंबर 1945 को ही अपना पद स्वतः ही छोड़ दिए, क्योंकि वैसे परिस्थितियों का सामना वो नहीं कर पा रहे थे। और वियतनाम एक तरह से गणतंत्र राज्य के रूप में कहा जाए तो गणतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हो गया। फिर अगर हम अगले बिंदु पर विचार करते हैं, हिंद चीन के प्रति फ्रांसीसियों का किस तरह का नीति था, तो इस नीति के बारे में अगर हम देखें तो जैसे द्वितीय विश्व युद्ध का समापन होता है, ब्रिटेन है, यानी कि हॉलैंड है, अमेरिका है, और फ्रांस दक्षिण पूर्व एशिया में अपने साम्राज्य की पुनर्स्थापना करने में वो लग जाते हैं। तो फ्रांस भी जो है हिंद चीन के में अपने डूबे हुए साम्राज्य को बचाने के प्रयास में लगा हुआ है। अतः उसने ऐसे एक नए उपनिवेश की भी, या एक नए उपनिवेश तंत्र की योजना भी मन के अंदर बना लेते हैं। खासकर फ्रांस ने जो घोषणा कर दिया है कि फ्रांस के द्वारा यह घोषणा है कि फ्रांस में विशाल साम्राज्य को एक यूनियन बनाने का स्थान दिया जाएगा, जिसमें अधीनस्थ उपनिवेश जो होंगे इसमें शामिल होंगे। इस महासंघ के माध्यम से एक अंग जो होगा हिंद चीन भी होगा, और अधीनस्थ उपनिवेश जो होंगे उनकी सेना और विदेश नीति जो बनेगी वह फ्रांस के नियंत्रण में ही होगा। यह राष्ट्रमंडल का विस्तृत रूप जैसा ही माना जाएगा, क्योंकि जापानी सेना जो है इसके जैसे ही जापानी सेना यहाँ से हटेगी तो फ्रांसीसी सेना जैसे ही सैगान में पहुंचेगी, तो यहाँ वियतनामी छापेमार ने भयंकर युद्ध शुरू कर दिया, और फ्रांसीसी सेना सैगान में ही फंसी रह गई। और यहाँ स्थिति ये होता है कि 6 मार्च 1946 ईस्वी को हनोई समझौता तो फ्रांस और वियतनाम के बीच में जब होता है, तो इसके तहत फ्रांस ने वियतनाम को गणराज्य के रूप में स्वतंत्र इकाई जब मान लेता है, तो ऐसे स्थिति में इसके साथ ही साथ यह माना जाता है कि गणराज्य हिंद चीन संघ में ही रहेगा, और हिंद चीन संघ जो होगा फ्रांसीसी यूनियन में रहेगा, जिसमें फ्रांसीसी सेना के जो तोकिन ने प्रवेश का अधिकार भी मान लेने का काम करते हैं। फ्रांस की महत्वाकांक्षा जो होती है, ऐसे महत्वाकांक्षी नीति के माध्यम से जो वियतनाम के साथ साथ हिंद चीन जो है इसके संघ निर्माण का समझौता भी नहीं हो पाता है। फ्रांस ऐसे स्थितियों में चाहता है कि जो निर्मित संघ है, ऐसे संघ का अध्यक्ष उसके द्वारा नियुक्त हाई कमिश्नर को ही चुनने का काम किया जाए। वियतनामी नेताओं की यह मांग बनी हुई थी कि संघ का सभी जो राज्य है वो स्वतंत्र हो, और इसके साथ साथ फ्रांस ने कोचिन चीन में एक पृथक सरकार स्थापित करने का काम किया, जिसमें हनोई समझौता स्वतः ही टूट जाता है, और फ्रांस को कुछ वियतनामी जो प्रतिक्रियावादी ताकत है इनका समर्थन जैसे ही मिल जाता है, इसके सहयोग के माध्यम से नवगठित सरकार की स्थापना की जाती है। और तब तक कहा जाता है कि हो ची मिन की ताकत इतनी भी नहीं बच पाती है कि फ्रांसीसी सेना का वह प्रत्यक्ष मुकाबला कर सके, और अंततः पुनः गुरिल्ला युद्ध भी शुरू हो जाता है। तो कुछ बिंदुओं के रूप में हम इसमें समझेंगे कि फ्रांस की जो औपनिवेशिक योजना होती है, फ्रांस की औपनिवेशिक योजना
इस फ्रांस की औपनिवेशिक योजना के बारे में जब हम देखेंगे कि इसकी औपनिवेशिक योजना क्या थी, तो फ्रांस की औपनिवेशिक योजना में अगर हम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार करें तो ये पॉइंट के रूप में है, ऑब्जेक्टिव में भी आपके महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो फ्रांस के विशाल साम्राज्य को एक यूनियन में बदल देने का काम किया जाएगा, यह फ्रांस की औपनिवेशिक योजना है। दूसरी योजना है जिसमें सभी जो अधीनस्थ उपनिवेश होंगे वे रहेंगे, जैसे के तैसे रहेंगे। इसके बाद दूसरी योजना है कि हिंद चीन इस फ्रांसीसी महासंघ है इसका स्वामित्व एक अंग के रूप में बना रहेगा। तीसरा इसका योजना होता है कि हिंद चीन में जो संरक्षित राज्य होंगे और कोचिन चीन को मिलाकर एक संघ बनाए जाने का काम किया जाएगा। और चौथी योजना होती है इसका कि हिंद चीनी संघ के विदेश नीति और सैन्य पर यहाँ फ्रांस का ही नियंत्रण रहेगा। तो इस तरह के औपनिवेशिक योजना बनती है फ्रांस के माध्यम से। अब हम यहाँ गुरिल्ला युद्ध की बात कर रहे थे, तो गुरिल्ला युद्ध में जैसे इसका लाभ उठाते हुए फ्रांस ने पेरिस से बाओ दाई को बुलाकर यहाँ वियतनाम का शासक बना देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो बाओ दाई आके यहाँ पे शासक बन जाते हैं, क्योंकि फ्रांस जो होता है, फ्रांस की यह उम्मीद बनी हुई थी कि कम्युनिस्ट विरोधी वियतनामी जो बाओदाई हैं, ऐसे बाओदाइयों का समर्थन उन्हें मिलेगा। अब तक के पूरा अगर हम स्थितियों को जायजा लेते हैं तो पूरा विश्व दो खेमों में बटा हुआ था, और जैसे विश्व दो खेमों में बटा हुआ था, एक पूंजीवादी खेमा था और दूसरा जो था वह साम्यवादी खेमे के रूप में था। अर्थात पूंजीवादी और साम्यवादी दो अलग अलग विचारधारा वाले यहाँ देश बने हुए थे। पूंजीवादी देश जैसे में अगर हम देखें तो पूंजीवादी देशों में अमेरिका आ जाता था, ब्रिटेन आ जाता था, और इस तरह से ऐसे फ्रांस भी इसके समर्थक थे। और इससे हो ची मिन्ह को कुछ उनके जो परेशानियां थी वह परेशानियां भी उठानी पड़ी, क्योंकि अगर हम इस बात को समझते हैं कि सभी जो वह पूर्ण साम्यवादी सरकार का गठन नहीं कर पाया था। खुले तौर पर अगर हम देखते हैं कि जनवादी चीनी गणराज्य जो था, एक चीनी गणराज्य के रूप में अपना आदर्श स्वीकार भी कर लिया था, और पूर्णतः साम्यवादी वह अपने आप में बन चुका था। 1950 ईस्वी में यहाँ चीन ने वियतनाम गणराज्य को भी मान्यता दे दिया था। साथ ही अत्यधिक सैनिक एवं जो यहाँ के तकनीक सहायता था इसे उपलब्ध कराने का भी काम किया था। फिर हम सन 1950 ईस्वी के दशा को समझते हैं तो हो ची मिन्ह की स्थिति बहुत ही जटिल हो चुकी थी, क्योंकि वह वियतनाम में जो हो ची मिन्ह की सरकार बनी हुई थी, तो हो ची मिन्ह की सरकार और दक्षिण वियतनाम में फ्रांस समर्थित यहाँ बाओदाई की सरकार बनी हुई थी। लाओस जो था, कंबोडिया था, इसमें पुराने जो राजतंत्र थे जो फ्रांसीसी नियंत्रण में उपस्थित थे। ऐसे स्थितियों में लाओस और कंबोडिया में स्वतंत्रता की मांग जोर पकड़ी हुई थी, और खासकर गुरिल्ला सैनिक जो थे लाओस में कंबोडिया के रास्ते से दक्षिण वियतनाम पर भी वे धावा बोलने का काम करते थे, और खासकर पुनः जंगलों में वे छिप जाने का काम करते थे, यानी कि वो धावा बोलते थे, जिसे गुरिल्ला युद्ध कह सकते हैं कि धावा बोलते थे, जंगलों में जाके छुप जाते थे। इसी क्रम में दिएन बिएन फू पर, यानी दिएन बिएन फू जो थे, गुरिल्ला सैनिकों ने भयंकर आक्रमण कर दिया, और इस युद्ध में फ्रांस जो था बुरी तरह से हार गया, और लगभग 16,000 फ्रांसीसी सैनिकों को आत्मसमर्पण करने की स्थिति लाकर खड़ा कर दिया। और ऐसे दिएन बिएन फू पर जैसे साम्यवादियों का अधिकार हो गया, तो फिर यहाँ अमेरिका के हस्तक्षेप की स्थिति को समझेंगे कि अमेरिकी हस्तक्षेप कैसे होता है। तो इसमें देखेंगे कि अमेरिका जो है, अमेरिका को अब ऐसे होता है कि फ्रांस का समर्थन मिल रहा होता था, उसने हिंद चीन के साथ साथ जो हस्तक्षेप की नीति था वो अपनाने का काम किया। साम्यवादियों के विरोध ने इसकी घोषणा जो थी इस तरह का, यह घोषणा भी उसने कर दिया, क्योंकि एक पक्ष में यानी एक रूप में जैसे हम कहें कि एक पक्ष को पहले से समर्थन मिला हुआ था, अतः लग रहा था कि तृतीय विश्व युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाएगा। और ऐसे ही परिस्थितियों में मई 1954 ईस्वी में जेनेवा में हिंद चीन समस्या जैसे वार्ता है तो यहाँ सम्मेलन बुलाने का काम किया गया, जिसे जेनेवा समझौता के नाम से कहा जा सकता है। जेनेवा समझौता ने पूरे वियतनाम को दो हिस्सों में बांटने का काम कर दिया। एक यहाँ जैसे हम इसमें छोटा सा टॉपिक है हुआ आंदोलन, इसी का एक प्रतिफल होता है हुआ आंदोलन। तो हुआ आंदोलन क्या होता है कि हुआ एक तरह का बौद्धिस्ट धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में हम कह सकते हैं। यह बौद्धिस्ट धार्मिक और क्रांतिकारी आंदोलन था जो 1939 ईस्वी में शुरू हुआ था। ये शुरुआत होने का दौर था 1939 ईस्वी में, जिसके नेता जो थे यानी हुइन फू शो के नाम से जिसके नेता को जाना जा सकता है।
क्रांतिकारी उग्रवादियों में, यानी क्रांतिकारी जो उग्रवादी थे ऐसी घटनाओं को ही अंजाम देते थे जिसमें यह आत्मदाह तक की स्थिति इसमें शामिल हो जाती थी, जिस आंदोलन को हुआ आंदोलन के नाम से जाना जा सकता है। तो यहां देखते हैं हम फिर कि हनोई नदी जो है, हनोई नदी से सटे हुए जो उत्तर का क्षेत्र है या उत्तरी वियतनाम साम्यवादियों को, और साथ में फिर ऐसे देखेंगे कि उसके दक्षिण में जो दक्षिणी वियतनाम था वैसे समर्थित अमेरिका समर्थित सरकार को दे देने का काम किया गया। यहां तक कि जो धार्मिक वर्ग का आंदोलन भी था वह भी हुआ आंदोलन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि आंदोलन काफी आक्रामक स्थिति में आ चुका था और न्यू दिन ने बड़ी क्रूरता से इस आंदोलन को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम किया। लाओस एवं कंबोडिया में जिनेवा समझौता का जैसे ही जिनेवा समझौता होता है तो जिनेवा समझौता के ही फलस्वरूप हम समझते हैं कि शासन व्यवस्था भी बदल जाती है। वहां वैध राजतंत्र के रूप में ऐसे राजतंत्र को स्वीकार कर लेने का काम करते हैं और संसदीय शासन प्रणाली जो है ऐसे संसदीय शासन प्रणाली को भी अपनाने का काम किया जाता है। चूंकि इन्हें तथस्थ देश ही माना जाता था, परंतु अगर कहा जाए कि साम्यवादी प्रभाव इन देशों के बढ़ते हुए प्रभाव की तरफ बढ़ते जा रहा था, दूसरी तरफ अगर हम इस बात को समझते हैं तो अमेरिका ने इस क्षेत्रों को साम्यवादी प्रभाव में जाने से रोकने को एक तरह का कृत संकल्पित स्थिति में था। फिर अगले हम बिंदुओं पर विचार करते हैं कि लाओस में गृहयुद्ध। तो लाओस में गृहयुद्ध जो होता है ये किन परिस्थितियों में होता है? तो लाओस में गृहयुद्ध होने की दशा जो है कि लाओस का कि जो राजनीतिक सीमा है, जैसे इसको हम राजनीतिक सीमा के रूप में हम कहेंगे, पूर्व में उत्तर वियतनाम की सीमा को छूने का काम करता है। फिर 1914 ईस्वी में इससे बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि चूंकि यहाँ उत्तरी लाओस है, इस उत्तरी लाओस के दो प्रमुख जो दो प्रांत यहाँ पे हैं, दो प्रांत जो फुगसाली और हम फुगसाली के नाम से जाने और हो फ्रांस के नाम से जाने में साम्यवादियों का प्रभुत्व अपना बन चुका था और वे अपने विस्तार के लिए बिल्कुल उद्धत स्थिति में थे। जब लाओस में राजतंत्र को हटाकर यहाँ जैसे ही संसदीय प्रणाली को अपनाने का काम किया गया तो वहां राजनीतिक अस्थिरता का दौर भी शुरू हो गया था। लाओस और कंबोडिया की जो पूर्ण स्वतंत्रता था, वैसे पूर्ण स्वतंत्रता जब मान लिया गया तो यह भी व्यवस्था की गई कि 1956 ईस्वी में या 1956 ईस्वी के मध्य में जो यहाँ पे पहले पूर्ण तरह से वियतनाम का चुनाव द्वारा ही एकीकरण करके एक सरकार का गठन करने का काम किया गया था। यदि जनता ऐसा चाहती थी तो जिनेवा समझौता के क्रियान्वयन की देखभाल के लिए एक त्रिस्तरीय अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग का भी गठन किया गया, जिसके सदस्य जो थे भारत, कनाडा और पोलैंड भी थे। इसके साथ साथ जिनेवा समझौता ने मुख्य रूप से अगर हम कहें तात्कालिक रूप से कुछ शांति अवश्य दे दी थी, लेकिन तुरंत ही जो हिंद चिन्ह था उसमें एक उथल पुथल की स्थिति मौजूद हो गई। चूंकि उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन्ह की सरकार सुदृढ़ हो चुकी थी और पूरे वियतनाम में या वियतनाम के एकीकरण के लिए यह विचार पे लगी हुई थी, लेकिन दक्षिणी वियतनाम में फिर हम देखेंगे कि इसकी स्थिति उसके बिल्कुल उल्टा देखने के लिए मिलता है, क्योंकि अमेरिकी जो है वहां अमेरिका के समर्थित जो बौद्धाई सरकार है इसका संचालन करने वाले जो थे न्यू हिंद दियन के हाथों में ही यह संचालन का कार्य दे दिया गया था। इन्हीं दिनों की अगर हम कहें कि दक्षिणी वियतनाम में साम्यवादी सरकार के साथ साथ ये अवदस्त राजघराने का तरीका, यानी अवदस्त राजघराने जो थे, यहाँ 3 सौतेले भाइयों ने लाओस पर अपने राजनीतिक पकड़ के लिए अलग अलग तरह के रास्ते को अपनाने का भी काम किए। इनमें अगर पहला राजकुमार के रूप में हम समझें तो सुवन फुमा के नाम से जान सकते हैं। सुवन फुमा जो तथस्थतावादी विचार वाले थे। अगर दूसरे को जानते हैं दूसरे राजकुमार के रूप में तो सुफन बोंग के नाम से जानेंगे, जो यहाँ पाथेट लाओ के नाम से भी विख्यात थे। फिर यहाँ अपने सैन्य संगठन बनाकर वे पूरे लाओस के रूप में या लाओस में साम्यवादी व्यवस्था को अपनाने के पक्षधर थे। तीसरे राजकुमार की स्थिति को समझते हैं, जिससे हम यहाँ फूमी नौसवान के नाम से जानेंगे। तो फूमी नौसवान जो थे दक्षिण पंथ के अनुसरण करने वाले यह व्यक्ति थे, क्योंकि इन दिनों यह जो आपसी राजतांत्रिक वर्चस्व था इसी के संघर्ष में लाओस की अस्थिरता का कारण भी बना हुआ था। उस पर रूस और अमेरिका के दशा को देखेंगे कि दोनों गुटों का समर्थन और हस्तक्षेप इससे बढ़ा हुआ स्थिति में था। क्योंकि 1925 यानी 1955 ईस्वी में जो दिसंबर 25 को देखेंगे कि लाओस में चुनाव के बाद जो राष्ट्रीय सरकार का गठन किया गया और जो सुवन फुमा के नेतृत्व में सरकार बनाने का काम किया गया, पाथेट लाओ ने इसका विरोध करते हुए गुरिल्ला युद्ध भी शुरुआत कर दिया।
चूंकि 1957 ईस्वी में दोनों में एक समझौता स्थापित किया गया और पाथेट जो थे, पाथेट लाओ की पार्टी जो थी, नियो लाओ हस्कत के सदस्यता में भी सरकार में जगह भी मिल गई। यह स्थिति जो था अमेरिका के लिए बिल्कुल असहाय स्थिति के रूप में समझा जा सकता है कि अमेरिका के लिए यह सहनीय स्थिति नहीं था, क्योंकि पाथेट लाओ वामपंथी विचार को मानने वाले थे। अमेरिकी षड्यंत्र के कारण दोनों भाइयों में के बीच में जो समझौता था, यह समझौता जब टूट गया, पुनः यहाँ पे जैसे समझौता टूट जाता है तो गुरिल्ला युद्ध की स्थिति पुनः उत्पन्न हो जाती है। और इसी बीच तीसरे भाई जो है जनरल फुमी नौसवान, तो जनरल फुमी नौसवान को एक अलग मौका मिल जाता है और इस मौका का फायदा उठाकर उसे निर्वाचित सरकार का तख्ता पलट देकर और तख्ता पलट देने के बाद दक्षिण वामपंथी सरकार बना लेने में अपने मुख्य मजबूती को दर्शाते हैं। 3 माह के बाद फिर से तख्ता का पलट होता है और कैप्टन यहाँ कांगली जो है, इन्हीं के नेतृत्व में सरकार बनाने का काम किया जाता है। लेकिन तीनों भाइयों ने मिलकर कैप्टन कांगली को उत्तर की ओर भगा देने में भी एकजुटता दिखाते हैं और इस तरह से लाओस जो होता है एक तरह के भयंकर गृह युद्ध की स्थिति में अपने आप को घिर जाता है। और लाओस में गृह युद्ध जब होता है तो इसमें अमेरिका रूस की परोक्ष सहभागिता की बात कहा जाए तो एक बार फिर से विश्व शांति को खतरा में डाल देने का काम करता है, क्योंकि जब भारत में जेनेवा समझौता के अनुरूप अगर देखें कि अंतर्राष्ट्रीय यहाँ नियंत्रण था, इस आयोग को पुनर्जीवित करने की मांग उठाने का काम भी किया गया था। चूंकि इस समस्या पर 14 राष्ट्रों का एक सम्मेलन बुलाए जाने का बात जब तय हुआ था, जिसमें लाओस के तीनों पक्षों की भागीदारी पर रूस जो था यानी अमेरिका भी यहाँ पे सहमत थे। चूंकि मई 1961 में यह जो सम्मेलन हुआ, इसमें सभी राजकुमारों ने संयुक्त मंत्रिमंडल के गठन पर अपनी सहमति भी प्रकट करने का काम किए। ऐसे होता है कि अमेरिका के हस्तक्षेप के कारण, यानी अमेरिका जो षड्यंत्र कर रहा था, तो इसके षड्यंत्र के कारण लाओस के जो विदेश मंत्री थे, इनकी हत्या कर दी जाती है और फिर से एक गृह युद्ध की स्थिति वहां उत्पन्न हो जाती है और गृह युद्ध शुरू हो जाता है। क्योंकि अमेरिका लाओस के में साम्यवादी प्रसार वह बिल्कुल नहीं चाहता था और अंततः स्थिति यह होता है कि चुनाव द्वारा सुवन फुमा को प्रधानमंत्री बनाए जाने का काम किया जाता है और सुवन बोंग उप प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर दिए जाते हैं, अर्थात 2 भाई यहाँ पे नियुक्त हो जाते हैं। इससे असंतुष्ट जो पाथेट लाओ ने सन 1970 ईस्वी में लाओस पर आक्रमण करके जार्ज के मैदान पर कब्जा भी कर लेते हैं और स्थिति ये उत्पन्न होती है कि हालांकि अमेरिका ने युद्ध में जमकर बमबारी भी करने का काम करते हैं, लेकिन यहाँ पाथेट लाओ के आक्रमण को रोका नहीं जा सका। रूस ने लाओस पर आक्रमण करने के साथ साथ उसके जो बिगड़ती स्थिति थी उसकी जिम्मेदारी अमेरिका पर सौंप देने का काम करते हैं। अमेरिका के खुलकर यहाँ युद्ध में आ जाने और यह जटिल जो स्थिति होता है, इससे उत्पन्न जैसे होता है जटिल स्थिति उत्पन्न होती है, तो 1971 ईस्वी में हजारों दक्षिणी जो वियतनामी सैनिकों ने लाओस में प्रवेश कर लेते हैं और साथ ही साथ जैसे ही वो लाओस में प्रवेश करते हैं तो साथ ही साथ अमेरिकी सैनिक युद्धक विमान के साथ साथ बमवर्षक हेलीकॉप्टर भी उपस्थित होता था और इसका उद्देश्य होची मिन मार्ग पर कब्जा करना था, जिसमें पाथेट लाओ ने रूस और ब्रिटेन से यह अनुरोध किया है कि अमेरिका पर दबाव डालकर उन्हें चीन के प्रति, यानी कि दबाव डालने के बाद परंतु यहाँ चीन के प्रति यहाँ अमेरिकी को धमकी देने का काम करते हैं। और पहले अमेरिका को यह बात जब लगता है कि वह चीन को जीत लेगा, वहाँ वैसे स्थितियों को जीत लेगा, लेकिन होची मिन का मार्ग जब उसी सीमा में फंस जाती है तो लाओस के प्रबल स्थितियों में यानी कि प्रबल विरोधियों के कारण उसके लिए वापस लौटना ही एकमात्र उपाय बच जाता है, जिसमें अमेरिका अपने आक्रमण में वामपंथ के प्रसार को बिल्कुल रोक नहीं पाता है। जिसमें अगले स्थिति को समझते हैं कि कंबोडिया के संकट। तो कंबोडिया में किस प्रकार के संकट होते हैं, तो इसमें हम विचार करेंगे कि 1954 ईस्वी के दशक को देखेंगे, जिसमें स्वतंत्र राज्य के रूप में या स्वतंत्र राज्य बनने के बाद कंबोडिया में संवैधानिक राजतंत्र के रूप में यह स्वीकार करके जो वहाँ के राजकुमार हैं नरोत्तम सिहानुक नाम से जाने जाते हैं, वहाँ के राजकुमार नरोत्तम सिहानुक को शासक बनाने का कार्य आगे बढ़ा दिया जाता है, जिसमें नरोत्तम सिहानुक 1954 ईस्वी में कंबोडिया में गुट निरपेक्षता और तटस्थता की नीति पर वो अपने आप में कायम होते हैं। इसलिए कंबोडिया जो है यहाँ दक्षिण पूर्व एशियाई सैन्य संगठन में वह शामिल भी नहीं होता है, जिसमें अमेरिका ऐसे क्षेत्रों पर अपना प्रभाव भी नहीं चाहता था। इसी कारण यह सिहानुक से चिढ़ा हुआ था और थाईलैंड
को उकसा करके कंबोडिया को तंग करने का काम करता था। अमेरिका की इस कूटनीतिक चाल के कारण 1963 ईस्वी के समय में सिहानुक ने उससे किसी भी तरह की मदद लेने से इनकार जब कर देता है, तो वहां यह स्थिति उत्पन्न होती है कि इस बात पर अमेरिका के लिए एक तरह से अपमान की स्थिति समझ में आती है कि अमेरिका यह समझता है कि मेरे साथ यह अपमान किया जा रहा है। और मई 1965 ईस्वी में उसने वियतनाम के साथ कंबोडिया के जो सीमावर्ती गांव होते हैं, तो इस सीमावर्ती गांव में ये ऐसे सीमावर्ती प्रदेशों पर वे आक्रमण कर लेते हैं और तब सिहानुक ने अमेरिका के जो राजनयिक संबंध होते हैं उसे तोड़ लेने का काम करते हैं। पुनः आगे चलकर 1969 ईस्वी में अमेरिका ने कंबोडिया सीमा क्षेत्र में जो जहर है उस जहर की वर्षा हवाई जहाज से करवाने का काम करते हैं ताकि वहां के लोग जो है उस जहर के प्रभाव से मारे जा सके। इसमें लगभग 40,000 एकड़ भूमि जो है वह जो रबर का खेती होता है और रबर का खेती भी नष्ट हो जाता है। तब सिहानुक के मुआवजे की मांग अमेरिका ने जैसे ही सिहानुक से मुआवजे की मांग करते हैं और रूस की ओर से झुकाव दिखाते हुए पूर्वी जर्मनी में एक राजनैतिक जो संबंध है उसे बढ़ाने का वो प्रयास भी करते हैं, जिसमें तत्कालिक दो यहाँ गुटीय विश्व व्यवस्था की स्थितियों को देखेंगे, जिसमें पूंजीवादी अमेरिका यह बिल्कुल नहीं चाहता था कि कंबोडिया जो है साम्यवादी देशों के प्रति अपनी सहानुभूति की भाव रख सके। इससे कंबोडिया के अंदर जो गुट निरपेक्ष को मानने वाले ऐसे एक पक्षीय या मानते हुए यह आरोप भी लगाने का काम करते हैं कि सिहानुक सरकार जो है इसका संबंध ऐसे उत्तरी वियतनाम और वियतकांगो से ही है। इसलिए अमेरिकी CIA के माध्यम से जो कंबोडिया की सरकार है या कंबोडिया की सरकार के माध्यम से दक्षिणापंथियों को संगठित करके सिहानुक को सदाच्युत करने की स्थिति में सोचते हैं। अमेरिका जो है ऐसे षड्यंत्र के कारण ही 1970 ईस्वी के दशक में दक्षिणापंथियों के वियतनाम के दूतावास के समक्ष उग्र प्रदर्शन करने का काम करते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे कि सिहानुक को वियतनाम के प्रति एक कठोर से कठोर रुख अपनाने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसमें 18 मार्च 1970 ईस्वी को कंबोडियाई राष्ट्रीय आंदोलन या राष्ट्रीय संसद ने नरोत्तम सिहानुक को सर्वसम्मत प्रस्ताव द्वारा सत्ता से हटा देने का काम करते हैं और जनरल लोन नोल के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए अमेरिका का समर्थन भली भांति मिल जाता है, जिसमें नरोत्तम सिहानुक के ने पैकिंग से निर्वासित सरकार का गठन करके, जो निर्वासित सरकार वहां की होती है उसका गठन करके जनरल लोन नोल को यानी सरकार को अवैध घोषित कर देते हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें तो राष्ट्रीय संसद को भंग भी कर देने का काम किया जाता है। जनता में मौजूद सरकार को अपदस्थ करने की अपील भी की जाती है, जिसमें अप्रैल 1970 ईस्वी में सिहानुक ने नई सरकार के विरुद्ध में एक तरह का अपना अलग युद्ध छेड़ देने का काम करते हैं और वैसे युद्ध में जिसमें उत्तरी वियतनाम और वियतकांग सैनिक ने पूरी भरपूर मदद दे रही होती है। और इसके साथ साथ नरोत्तम सिहानुक की सेना जब विजयी हो जाती है तो यहाँ स्थिति यह उत्पन्न होता है कि राजधानी नाम पेन की ओर यह सेना बढ़ने लगती है और अमेरिका ने यहाँ तुरंत ही अब इसमें अपना हस्तक्षेप करना शुरू कर देता है, जिसमें दक्षिणी वियतनाम के साथ साथ यहाँ अमेरिकी फौज कंबोडिया में प्रवेश कर जाती है और व्यापार संघर्ष जब शुरू हो जाता है तो यह युद्ध का एक भयंकर रूपरेखा देखने के लिए मिलता है। अब इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति कि इस नीति का व्यापक विरोध अगर देखें तो अमेरिका भी कर रहे थे, जिसमें राष्ट्रपति निक्सन, अमेरिका के राष्ट्रपति जो थे निक्सन मंडेला को अपने यहाँ राष्ट्रपति के रूप में निक्सन मंडेला को अपनी सेनाएं वापस बुलाने की घोषणा भी करनी पड़ती है, क्योंकि दक्षिणी वियतनाम ने अपनी सेना कंबोडिया में रहने देने के लिए घोषणा की स्थिति को और जटिल बना देने का काम करते हैं। अब स्थिति यह उत्पन्न होने लगता है कि चीन भी कंबोडिया मामलों में हस्तक्षेप करेगा और इस तरह एक बार पुनः दक्षिण पूर्वी जो एशिया है इसकी सुरक्षा खतरे में पड़ गई है, क्योंकि स्थिति को भांपते हुए इंडोनेशिया ने एशियाई देशों का सम्मेलन में बुलाने का प्रस्ताव रख दिया, जिसमें 16 मई 1970 ईस्वी को जकार्ता में एक सम्मेलन किया गया। और इस सम्मेलन में चूंकि यद्यपि अगर कहा जाए कि सम्मेलन सफल नहीं रहा, फिर भी जो है कंबोडिया की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया, जिसमें कंबोडियाई जो थे छापामारों अमेरिकी सेना के बीच में युद्ध, बमबारी, नृशंस हत्या और इस दौर में ही 9 अक्टूबर 1970 ईस्वी को कंबोडिया को गणतंत्र घोषित करने का काम किया जाता है। चूंकि सिहानुक जो है नरोत्तम सिहानुक और जैसे लोन नोल
कि सेना के बीच में जो संघर्ष चल रहा स्थिति होता है, तो 5 वर्ष के बाद सिहानुक ने निर्णायक युद्ध का भी ऐलान कर दिया होता है। और ऐसे उनकी लाल जो खुमेरी सेना थी वह विजय करते हुए आगे की स्थिति में यानी वो अग्रसर होते जा रहे थे और अंततः लोन को भागना भी पड़ता है। और साथ साथ अप्रैल 1975 ईस्वी में कंबोडियाई गृह युद्ध भी समाप्त हो जाता है, जिसमें नरोत्तम सिहानुक पुनः राष्ट्राध्यक्ष बनते हैं, लेकिन 1978 में उन्हें राजनीतिक से संन्यास भी वह स्वयं अपने आप ले लेते हैं। और ऐसे स्थिति में अब कंबोडिया का नाम बदलकर कंपुचिया कर दिया गया, यानी कि अब कंबोडिया देश जो है उसका नाम कंबोडिया नहीं है बल्कि कंपुचिया के नाम से करना जाता है, जिसमें नरोत्तम सिहानुक के जो ख्यू सम्फान और पोलपुट हैं वे अपने मार्क्सवादी विचारों के अनुरूप शासन जब शुरू करते हैं तो यह दौर जो होता है पूरी तरह से आतंक का एक दौर बना रहता है। चूंकि 1979 ईस्वी में हेंग सामरिन ने एक संयुक्त मोर्चे का यहाँ गठन करके जो ख्यू सम्फान और पोलपोट के नाम से यह स्थिति होता है उसको पराजित करने का काम करते हैं। और ऐसे स्थिति में रूस जो है चीन अपने आमने सामने के दशा में आ जाते हैं और लड़ाई के मैदान में खड़े होते हैं, जिसमें चीन ने वियतनाम पर आक्रमण करके दक्षिण पूर्वी एशिया में अपनी शक्ति का परिचय भी देने का काम करते हैं। चूंकि अमेरिकी नीति जो है यहाँ कंपुचिया मामलों में सफल नहीं रह पाती है, और इसका अगर हम प्रतिफल देखें कि कंपुचिया मामलों में जब सफल नहीं रह पाती है तो साम्यवाद को फैलाना भी नहीं रोक पाती है। और साम्यवादी देश जो है रूस से और चीन को आमने सामने लाने में उनकी नीति यहाँ अवश्य भी कहा जाए तो सफल के रूप में देखा जा सकता है कि आवश्यक रूप से सफल होती है। फिर हम अगले बिंदु पर देखते हैं कि वियतनामी गृह युद्ध और अमेरिका, यानी वियतनाम में जब गृह युद्ध होता है और अमेरिका का क्या इसमें भूमिका होता है, तो इसमें देखेंगे कि जेनेवा समझौता जब होता है तो जेनेवा समझौता में 2 वियतनाम राज्यों के जन्म तो अवश्य ही हो जाता है, क्योंकि पहले वियतनाम तो एक ही था, लेकिन जेनेवा समझौता के बाद वियतनाम दो वियतनाम का जन्म होता है, परंतु अस्थायी शांति की उम्मीद नहीं के बराबर यहाँ पे सोची जा रही थी। क्योंकि उत्तरी वियतनाम जहां साम्यवाद की सरकार थी, वहीं दक्षिणी वियतनाम जहां पूंजीवाद की समर्पित सरकार हो गई। और इस तरह से क्योंकि दोनों विचारधारा को मानने वाले लोग थे, तो एक उत्तरी वियतनाम और दूसरा दक्षिणी वियतनाम के रूप में यहाँ 2 वियतनाम बन गया, जिसमें जेनेवा समझौता में यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि अगर जनता चाहे तो मध्य 1956 तक चुनाव कराकर पूरे वियतनाम को एकीकरण किया जाएगा, यानी कि जनता चाहेगी तो पूरे वियतनाम को एकीकरण में एक सूत्र में बांधा जाएगा, एक देश बनाया जा सकता है। और उसी समय में वियतनामी जनता उसके एकीकरण के पक्ष में ये आवाज भी उठाती थी, जिससे उत्तरी वियतनाम का पूर्ण समर्थन भी प्राप्त था। जबकि दक्षिणी वियतनाम की जनता जो थी वह शांतिपूर्ण प्रयास में से वे चूक गई और 1960 ईस्वी में वियतकांग जो था यानी राष्ट्रीय मुक्ति सेना का गठन करके अपने सरकार के विरुद्ध हिंसात्मक संघर्ष शुरू कर दिया। और 1961 ईस्वी तक जो इतनी स्थिति वहां की बिगड़ गई कि स्थिति बिगड़ने के साथ साथ कहा जाता है दक्षिणी वियतनाम में आपातकाल की घोषणा कर दी गई और वहां गृह युद्ध भी शुरू हो गया, जिसमें अमेरिका जो दक्षिण वियतनाम में साम्यवाद के प्रभाव को रोकने के स्थिति में था, वो चाह रहा था कि साम्यवाद की स्थिति को रोका जाए, पूंजीवाद को बढ़ावा दिया जाए। और 1961 ईस्वी के सितंबर में जैसे शांति को खतरा नाम से एक श्वेत पत्र वहां पे घोषित किया गया। तो आप ऐसे याद रखेंगे कि शांति को खतरा यह श्वेत पत्र जो है यह वियतनाम के लिए है, जो हो ची मिन सरकार को इस गृह युद्ध के लिए एक जिम्मेवार ठहराने का काम किया गया। और 1962 ईस्वी के शुरुआत में ही देखेंगे कि 4000 सैनिकों के माध्यम से दक्षिण वियतनाम के मदद के लिए जो शौगोन था उसे भेजने का काम किया गया। पुनः वास्तविकता यह बन गई थी कि ज्यों दिन दियम की तनाशाह जो अत्याचार था, इससे जनता बिल्कुल तंग आ चुकी थी और बौद्ध जनता धार्मिक असहिष्णुता के कारण आत्मदाह भी कर रही थी। ऐसे स्थिति से 1963 ईस्वी में सेना ने विद्रोह जब कर दिया तो इस तरह सरकार का आना जाना स्थिति बन गया, क्योंकि सरकार आई, सरकारें गई, सरकार फिर आई, सरकारें गई, क्योंकि सरकार एक अस्थायी वहां पर नहीं रह पाई। और इस तरह से यह नीति नहीं बदली और वियतकांग जो था यहाँ का संघर्ष हमेशा के लिए जारी। 5 अगस्त 1964 ईस्वी को जैसे ही अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम पर आक्रमण करके कुछ सैनिक अड्डे थे, वैसे सैनिक अड्डों को उन्होंने तबाह करने का अमेरिका ने काम किया। तब अमेरिका को भी चेतावनी भरी धमकियां रूस के माध्यम से और चीन के माध्यम से मिलना शुरू हो गया। चूंकि इसका जो असर था उस पर बिल्कुल नहीं पड़ा और अमेरिका द्वारा शुरू किया गया युद्ध जो था, इस युद्ध का काफी हिंसक, बर्बर और कहा जाए कि अपनापूर्ण यह दशा बना हुआ था। इस युद्ध के खतरनाक जो हथियार थे
टैंक थे, उसके बाद बमवर्षक थे, ऐसे विमानों का व्यापक प्रयोग किया जाना शुरू किया गया। और साथ ही साथ कहा जाए कि रासायनिक हथियारों का नापाम, ऑरेंज एजेंट और फास्फोरस बमों का जमकर इस्तेमाल किया गया था। तो ऐसे बमों का यहाँ अमेरिका के माध्यम से इस्तेमाल हुआ। और यह जो युद्ध था, इस युद्ध में वियतनाम के साथ साथ अगर हम समझते हैं कि वियतनाम के साथ साथ वियतकांग भी जो था, और वियतकांग समर्थक जो दक्षिण वियतनामी जनता थे, ये सभी के सभी वहां पे उनके माध्यम से लड़ा गया था। निर्दोष ग्रामीण जो जनता थी, वैसे निर्दोष ग्रामीण जनता की भी हत्या कर दी जाती थी। और अंत में पूरे गांव को आग के हवाले भी कर दिया जाता था, गांव में आग लगा दिए जाते थे। और 1967 ईस्वी तक अमेरिका ने इतने बम और इतनी वियतनाम में बरसाए, जितना बम को बरसाने का काम किया, जितना अगर कहा जाए कि द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने इंग्लैंड के विरुद्ध में बम नहीं गिराया था, उससे ज्यादा अमेरिका ने यहाँ वियतनाम में बम गिराने का काम किया। अमेरिका की इस तरह की जो कार्रवाई था, इसका विरोध करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंध लगाने का काम किया गया। प्रसिद्ध यहाँ दार्शनिक एक रसेल की बात करेंगे, जिन्होंने एक अदालत लगाकर अमेरिका के माध्यम से वियतनाम युद्ध के लिए जो अमेरिका यहाँ दोषी करार करते हुए उन्होंने यह बात स्पष्ट कहा कि इसके आर्थिक कुपरिणाम जो होंगे वह भी परिलक्षित होने लगे। और प्रति वर्ष 2 से यानी कि $2.5 अरब अमेरिकी खर्च में वृद्धि हुई इसी माध्यम से। इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था डवाडोल होने की स्थिति में आ गई थी। और अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार था, इसमें डॉलर का मूल्य काफी नीचे गिरने की स्थिति में आ गया था, क्योंकि अमेरिका ने दक्षिण वियतनाम को अपनी प्रतिष्ठा का एक प्रश्न बना लिया था। और समझौते से सारे जो प्रयास थे, ऐसे प्रयासों को विफल करते हुए उसने युद्ध जारी रखने का निर्णय भी किया हुआ था। तो अमेरिका की स्थिति खराब होने का मतलब कि पूरे डॉलर की स्थिति खराब हो जाना। और ऐसे दूसरी जो तरफ वियतनाम की बात देखा जाए कि अब यहाँ साम्यवाद या किसी अन्य जो बातों के लिए नहीं, बल्कि अगर कहा जाए कि अस्तित्व पर अपने राष्ट्र के लिए वे लड़ रहे थे। क्योंकि यहाँ तक कि वियतनामी महिलाएं जो थी, अपने पीठ पर बच्चे को बांधकर फुल पैंट पहने, हाथों में बंदूक लिए हुए गोली चलाते हुए या गोली दागते हुए आगे बढ़ने के काम कर दिए, क्योंकि वहां सैनिकों की कमी होने लगी थी। और अंततः महिलाओं को लड़ने की स्थिति में आ जाना पड़ा। सीधे युद्ध में शामिल होते हुए देखा जा रहा था। न कोई ट्रेनिंग होता था, न कुछ होता था, क्योंकि यहाँ संख्या जब कम होगी तो निश्चित रूप से महिलाओं को भी लड़ने की स्थिति आ सकती है। या फिर ऐसे कहा जाए कि हो ची मिन्ह मार्ग की मरम्मती करते हुए ऐसी महिलाएं नजर आने लगी थी। और यह स्थिति अमेरिका ने वहां पर उत्पन्न कर दिया था। यहाँ जो नायिकाएं थी, नायिकाओं की असंख्य यानी आख्यांकित करके यहाँ पे स्त्रियों को प्रेरित भी करने का काम किया जाता था। और ऐसे ही संदर्भ में कहा जाए कि त्रिआयु की कहानी भी हम लोग को सुनने के लिए मिलता है कि इस समय देवी की तरह वहां पूजा जाने का काम किया जाता था। और 1968 ईस्वी के प्रारंभ में ही वियतकांग जो था, इसने अमेरिकी शक्ति का प्रतीक पूर्वी पेंटागन था, इसके सहित जो ठिकाने थे, इस ठिकानों पर वह धावा बोलकर अमेरिकियों को बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाने का काम किया। इन धावों ने यह स्पष्ट कर दिया कि वियतकांग के हौसले अभी भी काफी बुलंद है। और यह भी स्पष्ट हो गया कि वियतनामियों को रसद पहुंचाने वाला मार्ग हो ची मिन्ह यह काफी मजबूत अवस्था में, कभी टूटने वाला नहीं है। इससे अमेरिका को अंदर ही अंदर यह बात समझ में आने लगी थी, क्योंकि इसे बमबारियों से नष्ट नहीं किया जा सकता था। वस्तुतः हो ची मिन्ह मार्ग हनोई से चलकर लाओस, कंबोडिया के सीमा से होकर गुजरता था और ऐसे चल दक्षिण वियतनाम तक जाने का काम करता था यह रास्ता, जिससे सैकड़ों कच्ची पक्की सड़कें निकलकर जुड़ी हुई थी। अमेरिकी सैनिक जो थे यहाँ सैकड़ों बार इसे क्षतिग्रस्त करने का काम किए, लेकिन वियतकांग जो था और उसके समर्थित जो लोग थे तुरंत उसका मरम्मत कर लिया करते थे, क्योंकि स्त्रियां, बच्चे और जो भी पुरुष थे सभी मिलकर उस सड़कों की मरम्मत भी कर लेते थे। या जरूरी नहीं होता था कि यहाँ राष्ट्र करेगा तो काम होगा, बल्कि गांव के लोग ही अपनी मरम्मतों को कर लेते थे। और इसी मार्ग पर नियंत्रण के उद्देश्य से अमेरिकी लाओस और कंबोडिया पर आक्रमण भी कर दिया गया, क्योंकि 3 तरफा संघर्ष में यहाँ फंसकर उसे वापस होने की स्थिति में अमेरिका को आ जाना पड़ा। जिसमें एक प्रश्न आता है आपका छोटा सा, रासायनिक हथियार क्या है? तो रासायनिक हथियार के रूप में आप समझेंगे, जैसे यहाँ पे दिया गया है रासायनिक हथियार, तो रासायनिक हथियार के रूप में हम समझते हैं कि नापाम वह एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है
और ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में जो अग्नि बमों में जैसे कहा जाता है कि गैसोलीन के साथ मिला दिया जाता है और गैसोलीन के साथ मिलाने के बाद एक ऐसा मिश्रण तैयार किया जाता है, एक ऐसा मिक्सचर बनाया जाता है जो त्वचा में चिपक जाता है और वह जलना शुरू कर देता है। यानी कि मनुष्य के या किसी जानवर के या पेड़ पौधे के त्वचा में चिपक कर उसे जलाने का काम करेगा। इसका व्यापक पैमाने पर वियतनाम में अमेरिका के माध्यम से प्रयोग किया गया था, जिसे रासायनिक हथियार के नाम से जाना जाता है। फिर आप अगले यहाँ बातों को देखेंगे, एजेंट ऑरेंज क्या है। तो एजेंट ऑरेंज में देखेंगे कि एजेंट ऑरेंज जो होता है यह एक ऐसा जहर था जिस जहर के माध्यम से, जिससे पेड़ों की पत्तियां जो होती थी तुरंत झुलस जाती थी। यानी कि जिस पत्ती पर पड़ेगा उस पत्ती को झुलसा देगा और पेड़ बिल्कुल वहां पे सूख जाता था। जंगलों को खत्म करने के लिए इसका प्रयोग हम वहां पे किया जा रहा था और इसका नाम जो था एजेंट ऑरेंज पट्टी वाले ड्रमों में रखे जाने के कारण इसका नाम एजेंट ऑरेंज पड़ गया, क्योंकि अमेरिका इसका इस्तेमाल जंगलों के साथ साथ खेतों और वहां की जो आबादी थी, आबादी को खत्म करने के लिए या दोनों को जला देने के लिए प्रयोग करता था। और इस जहर पर असर जो था, इस जहर का असर जो था आज भी अगर देखा जाए तो वहां पे हिंद चीन में असर देखा जाता है कि अगर बच्चे जन्म लेते हैं तो जन्म से ही वे यानी विकलांगता की स्थिति में होते हैं, अर्थात एक अंग से वे अपंग आज भी वहां पे होते हैं। तो इस तरह से अगर हम समझेंगे कि अब यह दोनों स्थिति जो था अमेरिका यहाँ पे जो कंबोडिया में करने का काम किया था, यानी कि इसके साथ अगर हम देखते हैं यहाँ की अमेरिका की शक्ति वार्ता जब चाहता था तो चूंकि ऐसे शर्तों पर राष्ट्रमंडल की बात करें, संयुक्त राष्ट्र की बात करें, इसके समेत कई जो शक्तियां थी यह भी इसमें प्रयास कर रही थी कि वार्ता जो है, वार्ता जब शुरू हो गई तो 1968 ईस्वी में पेरिस में शांति वार्ता शुरू कर दी गई और अमेरिका जो था, अमेरिका का एक हट बना हुआ था और उसके हट के कारण ही 6 माह तक यह वार्ता लगातार चलती रही। यानी कि 6 माह तक लगातार वार्ता चलने में यह वार्ता जो थी सफल नहीं हो सकी। या सफल जब नहीं हो सकी तो इसमें वियतनाम की मांग भी थी कि पहले बमबारी बंद कर दिया जाए, क्योंकि इधर वार्ता चल रहा था, इधर बमबारी भी हो रहा था, तो पहले बमबारी बंद कर दिया जाए, अमेरिका अपनी सेनाएं पहले हटाए। इसी क्रम में 6 जून 1969 ईस्वी को वियतनाम जो शिष्टमंडल था, इसने दक्षिणी वियतनाम में मुक्त क्षेत्र में जो वियतकांग था यहाँ के सरकार के गठन की घोषणा भी कर दिया, जिसे रूस और यहाँ रूस के साथ साथ देखेंगे कि जहाँ रूस और चीन ने तुरंत इसे मान्यता भी दे दिया। और इसी दरमियान वियतनामी जो राष्ट्रीयता था, इसके जनक हो ची मिन की मृत्यु जब हो जाती है तो चूंकि उन्होंने अपने वसीयत में दक्षिण वियतनाम के मुक्ति के मार्ग से यानी मुक्ति तक संघर्ष का आह्वान भी किया था, यह संघर्ष हमेशा के लिए जारी रहा। और इसके अंतिम बिंदु पर हम विचार करते हैं कि अमेरिकी सफलता और वियतनाम के एकीकरण। तो अमेरिका आखिर में सफल हो जाता है और वियतनाम का एकीकरण होता है, वियतनाम अपनी बातों से पीछे नहीं हटता है। इसके बारे में जब देखेंगे तो अब जैसे हॉलीवुड द्वारा अमेरिका का जो वियतनाम युद्ध है इसको जायज ठहराने वाली फिल्में जो हैं, फिल्मों के माध्यम से भी अमेरिका के अत्याचार पर फिल्में बनाई जा चुकी है और अभी भी कई फिल्में बन रही है। दूसरी तरफ हम निक्सन अमेरिकी चुनाव में भी अगर देखते हैं कि यह हासिल करके एक राष्ट्रपति भी बना था, जिसमें वियतनाम समस्या का जल्द ही समाधान की जिम्मेवारी उसी पर दे दी गई थी। अंतर्राष्ट्रीय दबाव उस पर बढ़ते जा रहा था। इसी समय माई ली गांव जो है, माई ली गांव की एक घटना जो आता है कि एक घटना यहाँ प्रकाश में सबको दिखने लगा है, क्योंकि अमेरिकी सेना की आलोचना पूरे विश्व में की जाने लगी इसी माध्यम से। तब राष्ट्रपति जो निक्सन थे, इसने शांति के लिए 5 सूत्री योजना का गठन कर दिए। और इस 5 सूत्री में देखा जाए, जिसमें 5 सूत्री में जैसे हिंद चीन की सभी सेनाएं जो है युद्ध बंद कर के अपने स्थान पर रहे। दूसरा बात कहा गया कि युद्ध विराम की देखरेख अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक ही करेंगे। तीसरी बात इसमें कहा गया कि इस दौरान कोई भी देश अपनी शक्ति जो उसका अपना शक्ति होगा, इस शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न नहीं करेगा। चौथा बात कहा गया इसमें कि युद्ध विराम के दौरान सभी तरह की लड़ाइयां जो होगी वो बंद कर दी जाएगी। और 5वीं बात कहा गया कि युद्ध विराम का अंतिम लक्ष्य जो होगा समूचे हिंद चीन का संघर्ष के अंत के साथ ही होगा। लेकिन अगर हम कहें तो इस शांति प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया गया और अमेरिकी सेनाएं जो थी पुनः बमबारी शुरू कर दी। लेकिन यहाँ अमेरिका अब बिल्कुल भली बात यह बात जान चुका था कि उसे अपनी सेनाएं वापस बुलानी ही पड़ेगी, क्योंकि निक्सन ने पुनः 8 सूत्री यहाँ योजना भी
बैठक में रख दी, वियतनामियों ने इसे खारिज कर दिया। अब अमेरिका चीन को अपने पक्ष में करने में लग चुका था और 24 अक्टूबर 1972 ईस्वी की घटना है कि वियतकांग जो है उत्तरी वियतनाम, अमेरिका और दक्षिणी जो वियतनाम है, इसका समझौता जब तय हो गया, परंतु दक्षिणी वियतनाम में जो आपत्ति जताई गई और पुनः वार्ता के लिए आग्रह किया गया, इसमें वियतकांग ने इसे अस्वीकार भी कर दिया। और इस बार इतने बम गिराए गए कि जिसकी कुल विध्वंसक शक्ति जो थी हिरोशिमा के प्रत्युत जो परमाणु बम है उससे भी ज्यादा इसकी मात्रा आंकी गई थी, उससे भी ज्यादा हानिकारक इसे समझा गया था जो अमेरिका के द्वारा गिराया गया। हनोई भी इस बमबारी से ध्वस्त हो चुका था, लेकिन वियतनामी जो थे इस स्थिति में डटे रहे, पीछे भागने का नाम नहीं लिए और अंत 27 फरवरी 1973 ईस्वी को पेरिस में वियतनाम युद्ध के साथ साथ जैसे वियतनाम युद्ध के जो समझौते थे, इस पे एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और समझौते की मुख्य बातें थी कि युद्ध समाप्ति के 60 दिनों के अंदर ही अमेरिकी सेना वापस हो जाएगा। यह बात सबसे पहले रखा गया। उत्तर और दक्षिण वियतनाम है, परस्पर यहाँ सलाह करके एकीकरण का मार्ग खोजे जाएंगे और अमेरिकी वियतनाम को असीमित आर्थिक सहायता देने का काम करेगा। इस तरह से अमेरिका के साथ चला आ रहा जो युद्ध था यह समाप्त हो गया और अप्रैल 1975 ईस्वी में उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण भी हो गया। तो यह प्रश्न भी आपके ऑब्जेक्टिव के लिए महत्वपूर्ण है कि वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? तो अप्रैल 1975 ईस्वी में उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम को पुनः एकीकृत कर दिया गया। इस प्रकार 7 देशों से यानी 7 दशकों से चलते लगातार यानी 7 दशकों से यानी कि 70 वर्षों से लगातार चल रहा है यह युद्ध जो था, यह अमेरिकी वियतनाम युद्ध समाप्त हो गया और इस युद्ध के लगभग कहा जाए कि इस युद्ध में 9,855 करोड़ डॉलर के रूप में खर्च हुए थे। इस युद्ध को लड़ने में सबसे ज्यादा व्यय अमेरिका को करना पड़ा था। उसके अकेले ही व्यय के रूप में कहा जाए कि 56,000 से अधिक सैनिक मारे गए थे, लगभग 3 लाख सैनिक उसके घायल हुए थे। दक्षिणी वियतनाम के 18,000 सैनिक मारे गए थे। अमेरिका के 4,800 हेलीकॉप्टर और 3,600 अनगिनत टैंक भी नष्ट उसमें हो चुके थे। और इन सारी घटनाओं के साथ साथ अगर हम यहाँ इस बात पे जिक्र करेंगे कि इस परिप्रेक्ष्य में धन जन की तो अपार क्षति हुई ही थी और इसके अलावा अगर कहा जाए कि अमेरिकी शाह की भी एक आघात चोट पहुंचा था। अमेरिका को एक महत्वपूर्ण वहां पे मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। पूरे हिंद चीन में वह बुरी तरह से युद्ध लड़के फंस गया था और युद्ध लड़ने के बाद वह पीछे भागने की स्थिति में भी नहीं था क्योंकि उसकी बेइज्जती की बात थी। उसने धन जन सभी चीजों का अपार क्षति सहते रहा और अंत उसे अपनी सेनाएं हिंद चीन से हटाने की नौबत आ ही गई और सभी जो देश थे संप्रभुता और अखंडता को स्वीकार जैसे ही कर लिए। तो अब यहाँ पे अमेरिका की एक शर्त को हम देखेंगे कि अमेरिका के शर्त के हिसाब से कि दक्षिण वियतनाम की जो स्वतंत्रता है, दूसरा शर्त इसका था कि अमेरिकी सेनाएं उस क्षेत्र में ही रहेगी। तीसरा इसका शर्त था कि जब तक वियतनाम का एकीकरण नहीं होगा और दक्षिण वियतनाम आतंक मचाएगा या बमबारी हमेशा के लिए जारी रहेगा। और फिर अभी इसके पहले मैंने एक बात का जिक्र किया था माई ली गांव। तो माई ली गांव की क्या घटना है? तो अमेरिका के शर्त को हमने देखा, माई ली गांव की घटना अर्थात यह जो है दक्षिण वियतनाम में एक गांव था, दक्षिण वियतनाम का एक गांव था जहां के लोगों को वियतकांग समर्थक मानकर अमेरिकी सेना ने पूरे गांव को घेर कर पुरुषों को वहां पे जितने पुरुष थे सारे पुरुषों को मार डाला गया। और जितने पुरुष थे सभी जब मार डाले गए तो औरत बच गई, बच्चियां बच गई, क्योंकि बच्चों को भी मार दिया गया तो औरतें बच गई, बच्चियां बच गई। ऐसे औरतों और बच्चियों को बंधक बनाकर कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार भी उन लोगों के साथ किया गया। फिर भी उन्हें मारकर पूरे गांव में आग लगा दिया गया और लाशों को बीच दबाकर एक बूढ़ा जिंदा बचा हुआ था। उस बूढ़ा जिंदा बच गया था जिसने इस घटना का उजागर किया था, क्योंकि वो छुप के कहीं पे इस सारी घटनाओं को देख रहा था जो इस घटनाओं का उजागर किया था। इसलिए इस घटना को माई ली गांव के घटना के नाम से जाना जाता है, जो हमारे इतिहास में महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में समझे जा सकते हैं। तो इस तरह से आज का यूनिट हम लोगों का तीसरा यूनिट आज समाप्त हुआ। पुनः अगले यूनिट में हम लोग मिलेंगे। तब तक आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद।